हम एक ऐसी एपिक सीरीज शुरू करने वाले हैं जहां एक सुप्रीम एक्सपर्ट पिछले 10,000 साल से एक जंगल में छुपा बैठा है। उसने गलती से इमॉर्टल रेलम का सबसे बड़ा डिजास्टर ट्रिगर कर दिया था, पर अब अचानक उसकी लाइफ में एक छोटी सी बच्ची आती है जो उसकी अपनी ही बेटी निकलती है और उसके पीछे पड़े हैं इमॉर्टल रेलम के सबसे खतरनाक दुश्मन। ये स्टोरी बेट्रायल, एक्सट्रीम पावर और फैमिली की है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट स्टोरी पर आते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम सू याया है, वो गुस्से में एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि इसने मुझे पूरे रास्ते चेज किया है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर चू युन है, जो आराम से एक चेयर पर बैठा होता है। चू युन उस बच्ची की ब्लड लाइन ऑरा को सेंस करता है और अपने मन में सोचता है कि इसकी ऑरा बिल्कुल उस औरत जैसी क्यों है। तभी वहाँ पर किलिन क्लैन के कुछ लोग आ जाते हैं जिनके आगे उनका एक एल्डर होता है। वो लोग चू युन और उस बच्ची को घेर लेते हैं। चू युन के पास एक छोटा सा गोल्डन ड्रैगन होता है जिसका नाम लांग डोडो है। वो एल्डर आगे बढ़कर कहता है कि आज हम किलिन क्लैन वाले तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। डोडो गुस्से में आगे आता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, आगे बढ़कर तो देखो। एल्डर अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि इस छोटे से कीड़े को रास्ते से हटाओ, वरना मत कहना कि हम ज्यादा लोग मिलकर एक पर हमला कर रहे हैं। डोडो का गुस्सा और बढ़ जाता है क्योंकि उन किलिन क्लैन के लोगों ने आगे बढ़ते हुए उसके उगाए हुए लिंगजी यानी स्पिरिट मशरूम पर पांव रख दिया था। डोडो चिल्लाता है कि मेरा लिंगजी खराब कर दिया। चू युन आराम से बैठा रहता है और डोडो से कहता है कि मैं नहीं चाहता कि ये लोग यहाँ से अपने पैरों पर चलकर वापस जाएं। ये सुनते ही किलिन क्लैन का एल्डर गुस्से में अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। पर तभी डोडो हवा में उड़ता है और एक ब्लाइंडिंग गोल्डन लाइट के साथ एक मैसिव और पावरफुल गोल्डन ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसकी ऑरा इतनी खतरनाक होती है कि आसमान में बादल छा जाते हैं और जमीन हिलने लगती है। डोडो एक ही झटके में किलिन क्लैन के उन सभी लोगों को जमीन पर गिरा देता है। वो एल्डर जमीन पर पड़ा हुआ डर के मारे कांप रहा होता है और कहता है कि ये तो एंशिएंट गोल्डन ड्रैगन ब्लड लाइन है। वो डर कर वहाँ से भागने लगता है और जाते जाते कहता है कि तुम लोग मुझे याद रखोगे। डोडो वापस अपने छोटे फॉर्म में आ जाता है और चू युन के कंधे पर बैठकर कहता है कि ये लोग तो बहुत सस्ते में छूट गए। उन्होंने मेरा लिंगजी खराब किया था, उसका हिसाब तो अभी बाकी था। चू युन याया की तरफ देखता है और कहता है कि अब तुम इस लिंगजी का नुकसान भरो। याया थोड़ी घबरा जाती है और अपने पास से एक ग्रीन ग्लोइंग फ्रूट निकालकर चू युन को देती है। चू युन उस फ्रूट को देखता है। तभी डोडो चू युन के कान में कहता है कि मास्टर, क्या आपने नोटिस किया कि इस छोटी बच्ची की आंखें और आईब्रोज बिल्कुल आपसे मिलती जुलती हैं। चू युन याया के सिर पर हाथ रखता है और उसकी बोन स्ट्रक्चर को चेक करता है। वो कहता है कि इस बच्ची की हड्डियां काफी मजबूत हैं। याया अपना इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि उसका नाम सू याया है और वो याओची होली लैंड से आई है। ये सुनकर चू युन थोड़ा हैरान होता है और कहता है कि याओची होली लैंड तो इमॉर्टल रेलम का एक टॉप टियर फैक्शन है, तो फिर एक मामूली सा किलिन क्लैन तुम्हें इस जगह तक चेज करते हुए कैसे आ गया। याया उदास होकर बताती है कि वो लोग कहते हैं कि मेरी ब्लड लाइन ऐसी है जिसे इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। चू युन उसकी कलाई पकड़ता है और उसके अंदर की एनर्जी को सेंस करता है। वो देखता है कि याया के अंदर एक बहुत ही पावरफुल केओटिक एनर्जी का सील लगा हुआ है। चू युन समझ जाता है कि ये सील उसकी माँ ने 10,000 साल पहले लगाया होगा ताकि वो इस केओटिक एनर्जी को कंट्रोल कर सके और याया को प्रोटेक्ट कर सके। डोडो याया से पूछता है कि तुम अकेले इस ताइशु एंशिएंट फॉरेस्ट जैसे खतरनाक जंगल में क्या कर रही हो? यहाँ तो बहुत खतरा है। याया बताती है कि वो अपने फादर को ढूंढने आई है। उसकी माँ ने उससे कहा था कि उसके फादर एक बहुत बड़े जंगल में रहते हैं जहाँ उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करता। चू युन पूछता है कि क्या तुमने कभी अपने फादर को देखा है? याया इनकार करती है और कहती है कि उसकी माँ ने बताया था कि उसके फादर को तो उसके एग्जिस्ट करने के बारे में पता ही नहीं है। ये सुनकर चू युन को कुछ शक होता है और वो पूछता है कि तुम्हारी माँ का नाम क्या है? याया बताती है कि उसकी माँ का नाम सू किंगयुए है, जो याओची होली लैंड की फॉर्मर होली मेडन थी। ये नाम सुनते ही चू युन और डोडो दोनों शॉक्ड रह जाते हैं। डोडो चू युन से कहता है कि मास्टर, क्या आपको याद है 10,000 साल पहले जब वो औरत यहाँ से गई थी तो उसकी आखिरी ऑरा याओची होली लैंड की ही थी। चू युन अपने मन में सोचता है कि याओची की सू किंगयुए केओटिक ब्लड लाइन और एक ऐसी बेटी जिसे अपने फादर के बारे में नहीं पता। वो समझ जाता है कि याया असल में उसी की सगी बेटी है। चू युन याया को एक ग्लोइंग जेड पैंडेंट देता है और कहता है कि अगर तुम्हें दोबारा कोई खतरा महसूस हो तो इस पैंडेंट को तोड़ देना। याया भोली सी शक्ल बनाकर पूछती है कि आप मेरे साथ इतने अच्छे से क्यों पेश आ रहे हैं? चू युन बस इतना कहता है कि तुम मुझे देखने में अच्छी लगती हो। रात का वक्त होता है और याया सो रही होती है। वो नींद में बड़बड़ा रही होती है और रो रही होती है कि मेरी माँ को मत मारो, उन्हें छोड़ दो। चू युन उसके पास बैठा उसकी इस हालत को देखकर काफी इमोशनल होता है। तभी डोडो बाहर से उड़ता हुआ आता है और कहता है कि मास्टर, एक नई डिस्कवरी हुई है। वो किलिन क्लैन का एल्डर जब भाग रहा था तो उसने जल्दबाजी में कुछ ड्रॉप कर दिया था, जिससे पता चलता है कि याया को चेज करने वाले असल में याओची होली लैंड के ही लोग हैं। ये सुनकर चू युन का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। वो डोडो को 2 ऑर्डर्स देता है। पहला, ड्रैगन क्लैन की सीक्रेट टेक्निक यूज करके 10,000 माइल्स के एरिया में एक सेंसरी फॉर्मेशन सेट करो ताकि उन किलिन क्लैन वालों की हर मूवमेंट पर नजर रखी जा सके। दूसरा, हेवन टियरिंग पैंग और स्टार स्वॉलोइंग पाइथन को ऑर्डर दो कि वो ताइशु एंशिएंट फॉरेस्ट के एंट्रेंस पर कड़ी नजर रखें।
अगले दिन सुबह याया अपना बैग पहनकर चू यून के पास आती है और कहती है कि अंकल आपने मेरी जान बचाई, उसके लिए बहुत शुक्रिया, पर मैं अब यहाँ और नहीं रुक सकती। अगर मैं यहाँ रुकी तो आपको भी मेरी वजह से खतरा हो सकता है। जाने से पहले याया अपने पास से एक हाफ ग्रीन जेड निकालकर चू यून को दिखाती है और कहती है कि मेरी माँ ने कहा था कि ये उसके फादर का दिया हुआ टोकन है जो उन्होंने उसके लिए छोड़ा था। चू यून उस जेड को देखता है और अपने पास से एक बिल्कुल वैसा ही हाफ जेड निकालता है। वो दोनों जेड्स को आपस में जोड़ता है और वो परफेक्टली एक दूसरे के साथ फिट हो जाते हैं। याया हैरानी से पूछती है कि अंकल ये तो बिल्कुल फिट हो गया, इसका मतलब क्या है? चू यून उस जेद को अपने हाथ में कस के पकड़ता है और कहता है कि क्योंकि ये मेरा ही जेद है। अचानक से चू यून के अंदर से एक बहुत ही टेरिफाइंग और मैसिव एनर्जी पिलर आसमान की तरफ निकलता है। उसकी ऑरा इतनी स्ट्रांग होती है कि पूरा ताइशू एंशिएंट फॉरेस्ट बुरी तरह से शेक करने लगता है। डोडो खुशी से चिल्लाता है कि ये तो मास्टर की अपनी सगी बेटी है। सीन शिफ्ट होता है और हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ चू यून और सू किंगयुए एक साथ होते हैं। चू यून याया से कहता है कि सू किंगयुए तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि इन 10,000 सालों में तुमने क्या क्या सहा है। वो याया को वो जेद वापस देता है और कहता है कि इसे अपने पास रखो, जब तुम अपने फादर को ढूंढ लोगी तो मुझे वापस कर देना। याया चू यून को ध्यान से देखती है और कहती है कि अंकल आप बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं जैसा मेरी माँ ने मुझे डिस्क्राइब किया था। अब सीन शिफ्ट होता है याओची होली लैंड के मेन हॉल में। वहाँ पर याओची का फर्स्ट एल्डर किन चांगशुआन अपने थ्रोन पर बैठा होता है। एक आदमी आकर उसे रिपोर्ट देता है कि याया ताइशू एंशिएंट फॉरेस्ट के डीप एरिया में भाग गई है और जब हमारे एल्डर्स ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो जंगल में एक एंशिएंट गोल्डन ड्रैगन ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। फर्स्ट एल्डर ये सुनकर थोड़ा हैरान होता है कि ताइशू एंशिएंट फॉरेस्ट में एक एंशिएंट गोल्डन ड्रैगन। वो कहता है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर वो सबके सामने अनाउंस करता है कि सू किंगयुए ने बिना शादी के एक बच्चे को जन्म देकर याओची होली लैंड की रेपुटेशन को बर्बाद किया है। इसलिए मैं प्रपोज करता हूँ कि सू किंगयुए से होली मेडन का टाइटल छीन लिया जाए और उसे और उसकी बेटी को हमेशा के लिए याओची से निकाल दिया जाए। उन्हें कभी भी याओची में कदम रखने की इजाजत न दी जाए। तभी मेन हॉल के दरवाजे खुलते हैं और सू किंगयुए वहाँ एक बहुत ही बैडएस और कॉन्फिडेंट लुक के साथ एंटर करती है। वो फर्स्ट एल्डर से कहती है कि मेरी बेटी कहाँ जाएगी और क्या करेगी इसका हिसाब मांगने का हक किसी बाहर वाले को नहीं है। जहाँ तक इस होली मेडन के टाइटल की बात है मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, पर अगर किसी ने मेरी बेटी के एक बाल को भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो मैं इस याओची के फर्स्ट एल्डर को रिप्लेस करने से पीछे नहीं हटूंगी। ये सुनकर फर्स्ट एल्डर गुस्से में आग बबूला हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। वो अपने आसपास खड़े 4 एल्डर्स को ऑर्डर देता है कि इस पर हमला करो। सू किंगयुए भी अपनी स्वॉर्ड निकाल लेती है और कहती है कि तुम 4 और मैं अकेली, देखते हैं किस में कितना दम है। फाइट शुरू हो जाती है। सू किंगयुए अकेली उन चारों एल्डर्स पर भारी पड़ रही होती है। उसकी मूवमेंट्स बहुत फास्ट और डेडली होती हैं। वो अपने पावरफुल अटैक से उन्हें पीछे धकेल देती है, पर तभी फर्स्ट एल्डर अपनी जगह से एक डार्क और खतरनाक अटैक लॉन्च करता है जिसका नाम शी दाउडिंग यानी दाउ डेवरिंग नेल होता है। ये नेल सीधा आकर सू किंगयुए के सीने में लगता है। सू किंगयुए दर्द के मारे जमीन पर गिर जाती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। फर्स्ट एल्डर उसके पास आता है और कहता है कि अब चुपचाप बता दो कि तुम्हारी बेटी कहाँ है, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सू किंगयुए हंसते हुए कहती है कि किन चांगशुआन तुमने पिछले 10 सालों तक मेरे खिलाफ साजिश रची, पर तुम एक चीज कैलकुलेट नहीं कर पाए। मैंने अपनी बेटी को उस जगह भेजा है जहाँ जाने से तुम इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डरते हो। ये कहते ही सू किंगयुए अपनी बची हुई पूरी एनर्जी को गैदर करती है और एक मैसिव एक्सप्लोजन के साथ हॉल की छत को तोड़ते हुए आसमान में उड़ जाती है। फर्स्ट एल्डर चिल्लाता है कि इसे रोको, पर सू किंगयुए बहुत तेजी से वहाँ से निकल जाती है। सीन शिफ्ट होता है आसमान में जहाँ सू किंगयुए ताइशू एंशिएंट फॉरेस्ट की तरफ उड़ रही होती है। उसकी हालत बहुत खराब होती है। उसके वुंड से खून बह रहा होता है और उसकी एनर्जी खत्म हो रही होती है। वो अपने मन में कहती है कि याया की आखिरी लोकेशन वही थी, मुझे किसी भी कीमत पर वहाँ पहुँचना होगा, मैं अभी हार नहीं मान सकती। पर आखिरकार उसकी स्ट्रेंथ जवाब दे जाती है और वो आसमान से ताइशू एंशिएंट फॉरेस्ट में गिरने लगती है। नीचे याया उसे गिरती हुई देख लेती है और रोते हुए अपनी माँ की तरफ भागती है। सू किंगयुए जमीन पर गिरती है और याया आकर उसे गले लगा लेती है। सू किंगयुए याया को सही सलामत देखकर हैरान होती है और पूछती है कि याया तुम यहाँ कैसे, और तुम्हारी सारी चोटें कैसे ठीक हो गई तुम्हारे जिस्म पर तो एक निशान भी नहीं है। याया बताती है कि एक बहुत ही अच्छे अंकल ने मेरी जान बचाई और मुझे ये टैलिस्मान दिया। याया वो गोल्डन टैलिस्मान अपनी माँ को दिखाती है और कहती है कि अंकल ने कहा था कि अगर कोई खतरा हो तो इसे क्रश कर देना। सू किंगयुए उस टैलिस्मान पर बने हुए रून्स और उसकी क्रांतिंग टेक्निक को देखकर तुरंत समझ जाती है कि ये किसने बनाया है। वो अपने मन में सोचती है कि इस तरह की टेक्निक मैंने सिर्फ एक ही इंसान के पास देखी है। तभी आसमान से वो 4 याओची के एल्डर्स वहाँ पहुँच जाते हैं। वो सू किंगयुए को घेर लेते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि सू किंगयुए तुम्हारा दाव फ्रूट उस नेल की वजह से पूरी तरह टूट चुका है। अब तुम अपनी इमॉर्टल वेनरेबल लेवल की पावर का एक छोटा सा हिस्सा भी यूज नहीं कर सकती, तो अब बेकार में स्ट्रगल करने का क्या फायदा। सू किंगयुए याया को अपने पीछे करती है और कहती है कि याओची का मसला मेरे और किन चांगशुआन के बीच का है, इसका इस बच्ची से कोई लेना देना नहीं है, इसे यहाँ से जाने दो। एल्डर्स हंसते हैं और कहते हैं कि इसे जाने दे ताकि ये बड़ी होकर हमसे बदला ले सके। तुम हमें
हमें इतना बेवकूफ समझती हो। वो चारों एल्डर्स एक साथ मिलकर एक मैसिव लाइटनिंग नेट फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं और सू किंगयुए और याया पर थ्रो करते हैं। सू किंगयुए अपनी आखिरी पावर यूज करके एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाती है ताकि याया को बचा सके, पर वो शील्ड भी टूटने लगती है। तभी अचानक से याया के हाथ में मौजूद वो गोल्डन टैलिस्मान ग्लो करने लगता है। एक बहुत ही पावरफुल ब्लाइंडिंग लाइट वहाँ फैल जाती है। वो टैलिस्मान एक स्पेस टेलीपोर्टेशन टैलिस्मान होता है जो तुरंत उन याओची एल्डर्स की सील को ब्रेक कर देता है और सू किंगयुए और याया को वहाँ से टेलीपोर्ट कर देता है। एल्डर्स हैरान रह जाते हैं कि ये क्या था जिससे हमारा सील इतनी आसानी से टूट गया। टेलीपोर्ट होने के बाद सू किंगयुए और याया सीधा चूयुन के घर के बाहर एक खेत में गिरते हैं। याया खुश होकर अपनी माँ को बताती है कि माँ देखो, यही वो अंकल का घर है जिन्होंने मुझे बचाया था। चूयुन आराम से अपनी चेयर पर बैठा होता है और उन्हें देख रहा होता है। सू किंगयुए चूयुन को देखती है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो हैरानी से कहती है कि ये तो वही इंसान है जो मेरे साथ 3 महीने तक रहा था और बिना कुछ बताए चला गया था। वो उठकर चूयुन के पास आती है और गुस्से में कहती है कि तुम अब तक यहीं पर हो। चूयुन खड़ा होता है और कहता है कि तुम 10,000 साल के लिए चली गई और अपना नाम तक नहीं बताया और अब मुझसे पूछ रही हो कि मैं यहाँ हूँ या नहीं। ये सुनकर सू किंगयुए का गुस्सा और दर्द बाहर आ जाता है। वो रोते हुए चिल्लाती है कि तुम किस हक से मुझसे सवाल कर रहे हो? क्या तुम्हें पता भी है कि इन 10,000 सालों में मैंने क्या कुछ सहा है? एक अकेली औरत एक बच्ची को लेकर पूरे इमॉर्टल रेलम से भागती रही, उन सब ने मेरा पीछा किया। क्या तुम्हें इस दर्द का अंदाजा है? ये कहते ही सू किंगयुए की हालत और खराब हो जाती है और वो बेहोश होकर चूयुन की बाहों में गिर जाती है। चूयुन तुरंत उसे उठाकर अंदर बेड पर लिटाता है। याया रोते हुए अपनी माँ को उठाने की कोशिश करती है और चूयुन से कहती है कि अंकल, मेरी माँ को बचा लीजिए। चूयुन सू किंगयुए की पल्स चेक करता है और उसकी आंखों में गुस्सा नजर आने लगता है। वो कहता है कि ये शी दाओडिंग उसके दाओ फ्रूट के कोर में पूरी तरह घुस चुका है और इसने उसके दाओ फ्रूट का बड़ा हिस्सा तोड़ दिया है। अगर इसे जल्दी नहीं निकाला गया तो इसकी जान जा सकती है। याया रोते हुए बताती है कि ये सब उस फर्स्ट एल्डर किन चांगशुआन ने किया है। उसने बहुत सारे लोगों को लाकर मेरी माँ पर हमला किया और चुपके से ये पॉइजन नेल उन्हें मार दिया। तभी डोडो वहाँ आता है और कहता है कि मास्टर, मुझे याद आया, ताइशु एंशिएंट फॉरेस्ट के डीप फॉरबिडन एरिया में एक 9 ग्रेड अज्योर बैम्बू फ्लावर है जो इस पॉइजन को निकालने में मदद कर सकता है। पर उस फॉरबिडन एरिया में बहुत सारे पावरफुल एंशिएंट बीस्ट्स रहते हैं जो इमॉर्टल एम्परर पीक लेवल के हैं। 10,000 साल पहले भी हम उस एरिया के इतने अंदर नहीं गए थे। चूयुन अपनी स्वॉर्ड उठाता है और कहता है कि मैं बस वो फूल तोड़ने जा रहा हूँ। याया भी जिद करती है कि मैं भी साथ चलूंगी, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। चूयुन उससे कहता है कि तुम यहाँ रहकर मेरे लिए कुछ लिंग्जी कलेक्ट करो। सीन शिफ्ट होता है ताइशु एंशिएंट फॉरेस्ट के फॉरबिडन एरिया में। चूयुन और डोडो वहाँ पहुँचते हैं। डोडो कहता है कि इस जगह पर तो हम 10,000 साल से नहीं आए। ये जगह पहले से भी ज्यादा डार्क और खतरनाक लग रही है। अचानक जमीन हिलने लगती है और एक बहुत ही बड़ा और टेरिफाइंग एंशिएंट बीस्ट वहाँ अपीयर होता है। वो बीस्ट उन्हें देखकर जोर से रोर करता है। डोडो बिल्कुल नहीं डरता और कहता है कि मैंने 10,000 साल से किसी से फाइट नहीं की है। 10,000 साल पहले जब मास्टर ने अकेले 9 ग्रेट इमॉर्टल वेनरेबल्स को हराया था तब भी मुझे डर नहीं लगा था, तो तुम क्या चीज हो? वो बीस्ट जैसे ही डोडो और चूयुन की पावर को सेंस करता है वो तुरंत डर जाता है। वो अपना गुस्सा शांत करता है और अपने पास मौजूद वो 9 ग्रेड अज्योर बैम्बू फ्लावर खुद ही अपने हाथ से तोड़कर चूयुन के सामने पेश कर देता है। चूयुन उस फ्लावर को ले लेता है और कहता है कि शुक्रिया, किसी दिन मैं तुम्हें इसके बदले में स्पिरिट रेडिशेस ला कर दूंगा। चूयुन वापस घर आता है तो याया भागते हुए आती है और कहती है कि अंकल जल्दी आइए, मेरी माँ होश में आ गई है। चूयुन अंदर जाता है तो देखता है कि सू किंगयुए उठकर जाने की कोशिश कर रही हैं। याया बताती है कि ये होश में आते ही कह रही हैं कि इन्हें किसी के रहम की जरूरत नहीं है। चूयुन सीरियस टोन में सू किंगयुए से कहता है कि अगर तुम इस हालत में इस दरवाजे से बाहर गई तो तुम 3 दिन भी जिंदा नहीं रह पाओगी। सू किंगयुए स्टबर्नली कहती है कि मेरी मौत मेरी अपनी प्रॉब्लम है, तुम्हें इससे क्या? याया रोते हुए चूयुन से कहती है कि अंकल प्लीज उनसे थोड़ा प्यार से बात कीजिए ना। चूयुन चुप रहता है। डोडो सू किंगयुए के पास आता है और कहता है कि तुम मास्टर पर गुस्सा क्यों हो रही हो? मास्टर अभी अभी अपनी जान खतरे में डालकर फॉरबिडन एरिया के बिल्कुल सेंटर में गए थे जहां उन्हें उन पुराने मॉन्स्टर्स ने लगभग मार ही दिया था। वो वहां से ये 9 ग्रेड अज्योर बैम्बू फ्लावर लेकर आए हैं जो पूरे इमॉर्टल रेलम में अब सिर्फ एक ही बचा है और उन्होंने ये सब तुम्हारे लिए नहीं बल्कि याया के लिए किया है। ये सुनकर सू किंगयुए थोड़ी शांत होती हैं। चूयुन कहता है कि पहले मैं तुम्हारी इंजरीज ठीक कर देता हूँ। वो उस फ्लावर की एनर्जी को यूज करके सू किंगयुए के जिस्म से उस दाओ डेवरिंग नेल को निकालने का प्रोसेस शुरू करता है। चूयुन बताता है कि ये नेल तुम्हारे दाओ फ्रूट के साथ बिल्कुल उलझ गया है, अगर इसमें थोड़ी सी भी गलती हुई तो तुम्हारी हड्डियां तक टूट सकती हैं। याया डर के मारे डोडो का हाथ पकड़ लेती है। चूयुन बहुत फोकस के साथ अपनी एनर्जी यूज करता है और आखिरकार एक झटके में उस नेल को सू किंगयुए के जिस्म से बाहर निकाल देता है। सू किंगयुए को काफी दर्द होता है पर वो ठीक हो जाती हैं। याया खुशी से उछलने लगती है और अपनी माँ के पास जाती है। सू किंगयुए को भी रिलीफ मिलता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि डाइनिंग टेबल पर खाना लगा हुआ है पर खाना पूरी तरह से जला हुआ और काला होता है। डोडो उस खाने को देखकर कहता है कि मास्टर की कुकिंग स्किल्स पिछले 5,000 सालों में बहुत
बहुत खराब हो गई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने किसी एल्केमी फर्नेस को ब्लास्ट कर दिया हो। याया खाना खाते हुए अपनी माँ से कहती है कि माँ, आपको पता है अंकल के घर के पीछे एक बहुत बड़ा बैम्बू ट्री है जिस पर बहुत सारे वर्ड्स कार्व किए हुए हैं। मैंने चुपके से पढ़ा था, उन वर्ड्स में लिखा था कि वो कहाँ है, वो मुझे छोड़कर क्यों चली गई। ऐसे वर्ड्स उन्होंने टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स कार्व किए हैं। ये सुनकर चुयुन थोड़ा एम्बैरस हो जाता है और सू किंगयुए भी उसे देखती हैं। फिर याया अपनी माँ से पूछती है कि माँ, आप बता रही थी कि मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ताई इमॉर्टल किंग को किसी ने मार दिया था, वो कौन था जिसने उन्हें मारा? सू किंगयुए बताती हैं कि 10,000 साल पहले इमॉर्टल रेलम में एक बहुत बड़ा डिजास्टर आया था। किसी ने फ्लेम एम्परर के ग्रेट दाओ इमॉर्टल फर्नेस को तोड़ दिया था, जिसकी वजह से उसमें से दाओ फायर निकलकर पूरे इमॉर्टल रेलम के आधे हिस्से में फैल गई थी। ये सुनकर चुयुन अपने मन में सोचता है कि वो फर्नेस तो मैंने ही 10,000 साल पहले अपने हाथों से तोड़ा था। सू किंगयुए आगे बताती हैं कि ताई इमॉर्टल किंग हमारी सू फैमिली के सबसे बड़े पिलर थे। उनकी मौत के बाद हमारी सू फैमिली, जो कभी टॉप टियर क्लैन हुआ करती थी, वो इतनी गिर गई कि आज हर कोई हम पर जुल्म करता है। इन 10,000 सालों में मैंने हर पल उस असली दुश्मन को ढूंढने की कोशिश की है जिसने ये सब किया ताकि मैं अपने परिवार का बदला ले सकूं। फिर वो चुयुन की आंखों में देखकर कहती हैं कि अगर मुझे कभी पता चला कि वो असली मर्डरर तुम हो तो मैं नहीं जानती कि मैं तुम्हारा सामना कैसे करूंगी। रात को चुयुन अकेले बैम्बू फॉरेस्ट में बैठा होता है और बहुत टेंशन में होता है। वो सोचता है कि ताई इमॉर्टल किंग उसी आग में मरे थे जो मेरे फर्नेस तोड़ने से लगी थी। इसका मतलब मैं ही उनका मर्डरर हूँ। डोडो उसके पास आता है और कहता है कि मास्टर, क्या आपको याद है जब आपने वो फर्नेस तोड़ा था तो फ्लेम एम्परर के चेहरे पर गुस्सा या दुख नहीं था, बल्कि वो तो ऐसा लग रहा था जैसे वो चाहता था कि आप उस फर्नेस को तोड़ दें। उसके चेहरे पर एक रिलीफ था। और एक और बात, जब वो फर्नेस टूटा तो उसकी आग हर तरफ नहीं फैली, बल्कि वो आग बहुत तेजी से और बिल्कुल प्रिसाइसली उसी जगह गई जहाँ ताई इमॉर्टल किंग रिट्रीट में थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उस आग को पर्पसली उस तरफ गाइड किया हो। ये सुनकर चुयुन की आंखें खुल जाती हैं। वो कहता है कि अगर तुम्हारी बात सच है तो इसका मतलब किसी ने मेरे हाथों उस फर्नेस को तुड़वाया और फिर उस आग का यूज करके ताई इमॉर्टल किंग को मरवाया। कोई पीछे बैठकर ये सब कंट्रोल कर रहा था। चुयुन डिसाइड करता है कि उसे ये सच सू किंगयुए को बताना होगा। चुयुन वापस सू किंगयुए के कमरे के पास जाता है और कहता है कि किंगयुए, मुझे तुम्हें एक सच बताना है। 10,000 साल पहले जिसने उस फ्लेम एम्परर के फर्नेस को तोड़ा था वो मैं ही था। ये सुनते ही सू किंगयुए शॉक्ड रह जाती हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। याया भाग कर आती है और पूछती है कि माँ, क्या हुआ? चुयुन कहता है कि किंगयुए, मेरी बात सुनो, इसमें एक हिडन ट्रूथ है जो मुझे तुम्हें समझाना है। पर सू किंगयुए बिना कुछ सुने गुस्से में दरवाजा बंद कर देती हैं। याया दरवाजे को पीटते हुए रोती है और कहती है कि माँ, दरवाजा खोलो, अंकल ने ये जानबूझकर नहीं किया होगा। चुयुन वहाँ खड़ा बहुत हेल्पलेस फील करता है। वो सोचता है कि जब 9 ग्रेट इमॉर्टल वेनरेबल्स ने मुझ पर हमला किया था तब भी मुझे इतनी वीकनेस फील नहीं हुई थी जितनी आज हो रही है। याया आकर चुयुन को गले लगा लेती है और उसे कंफर्ट करती है। अगले दिन चुयुन और याया गार्डन में कुछ प्लांट्स लगा रहे होते हैं। याया चुयुन से पूछती है कि क्या माँ आपसे कभी बात नहीं करेंगी? चुयुन कहता है कि उसे थोड़ा वक्त चाहिए इस सच को एक्सेप्ट करने के लिए। याया कहती है कि माँ आपको जरूर माफ कर देंगी। वो भले ही मुंह से कुछ ना कहें, पर वो आपसे बहुत प्यार करती हैं। उन्होंने अपने तकिए के नीचे आपके कपड़े का एक टुकड़ा 10,000 साल से छुपा कर रखा हुआ है। मैंने चुपके से देखा था। ये सुनकर चुयुन को थोड़ी उम्मीद मिलती है, पर तभी अचानक से आसमान में एक बहुत बड़ा धमाका होता है और चुयुन के घर के आसपास का प्रोटेक्टिव बैरियर टूट जाता है। आसमान से बहुत सारी स्वॉर्ड्स गिरती हैं और डोडो कहता है कि मास्टर, किसी ने हमारा बैरियर फोर्सफुली तोड़ दिया है। इनकी ऑरा बिल्कुल वैसी ही है जैसी ताई इमॉर्टल किंग के फैक्शन के लोगों की थी। वहाँ पर याओची का फर्स्ट एल्डर किन चांगशुआन अपने बाकी लोगों के साथ अपीयर होता है। सू किंगयुए भी बाहर आ जाती हैं और फर्स्ट एल्डर से कहती हैं कि यहाँ से चले जाओ। फर्स्ट एल्डर कहता है कि मामला अभी पूरी तरह क्लियर नहीं हुआ है, पर इसने खुद माना है कि इसने ताई इमॉर्टल किंग को मारा है। वो सू किंगयुए से कहता है कि तुम्हारा दादा इसकी वजह से मारा गया और तुम इस मर्डरर को प्रोटेक्ट कर रही हो। चुयुन आगे आता है और सू किंगयुए को पीछे करते हुए कहता है कि ये मसला मैं खुद हैंडल करूंगा। चुयुन फर्स्ट एल्डर से कहता है कि ताई इमॉर्टल किंग का गिरना मेरी वजह से जरूर हुआ, पर इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए इस सच को ढूंढने के लिए। अगर सच में मेरी गलती हुई तो मैं अपनी जान देकर इसका कर्ज चुकाऊंगा, पर अगर कोई और इसके पीछे निकला तो मैं सू फैमिली और ताई इमॉर्टल किंग को उनका इंसाफ दिलाऊंगा। फर्स्ट एल्डर जोर से हंसता है और कहता है कि तुम एक डरपोक हो जो 10,000 साल से यहाँ छुपा बैठा है। तुम्हारी इन बातों पर कौन यकीन करेगा। वो चुयुन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी डोडो हवा में आता है और एक मैसिव गोल्डन ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होकर जोर से रोर करता है। वो फर्स्ट एल्डर के अटैक को ब्लॉक कर देता है और कहता है कि मेरे मास्टर ने तुम्हें इजाजत दी और तुम उन्हीं पर हमला कर रहे हो। फर्स्ट
फर्स्ट एल्डर उस गोल्डन ड्रैगन की टेरिफाइंग ऑरा को देखकर डर जाता है और पीछे हट जाता है। वो समझ जाता है कि वो इस ड्रैगन को हरा नहीं सकता। चू यून फर्स्ट एल्डर की तरफ देखता है और कहता है कि मैं तुम्हें 3 महीने का वक्त देता हूँ। 3 महीने बाद अगर मुझे सच नहीं मिला तो सू फैमिली खुद आकर अपना इंसाफ लेगी। फर्स्ट एल्डर डर के मारे वहाँ से अपने लोगों के साथ भाग जाता है। सू किंगयुए चू यून से पूछती है कि क्या तुम सच में 3 महीने में सच पता लगा लोगे? चू यून उन्हें बताता है कि 10,000 साल पहले जब मैंने फर्नेस तोड़ा था तो आग खुद ब खुद उस तरफ नहीं गई थी, बल्कि किसी ने उसे स्पेसिफिकली ताई इमॉर्टल किंग की तरफ गाइड किया था। इसका मतलब असली मर्डरर कोई और है जिसने मुझे यूज किया। सू किंगयुए को ये बात समझ आने लगती है। सीन शिफ्ट होता है। डोडो बैम्बू फॉरेस्ट में सो रहा होता है। याया वहाँ खेल रही होती है और गलती से उसकी टेल पर आग लग जाती है। डोडो रोते हुए उठता है और चिल्लाता है कि मेरी ड्रैगन हेयर जल गई। याया उससे माफी मांगती है और कहती है कि मैंने जानबूझकर नहीं किया। दूसरी तरफ सू किंगयुए गार्डन में हर्ब्स ड्राई कर रही होती है। चू यून उसे देखकर सोचता है कि ये शांति भरी जिंदगी किसी भी मैजिकल पिल से ज्यादा अच्छी है। चू यून किचन में एक ग्रीन कलर का सूप बना रहा होता है। डोडो आकर उसे टेस्ट करता है और उसकी शक्ल अजीब सी हो जाती है। वो कहता है कि ये तो केओटिक वाटर से भी ज्यादा बुरा है। क्या ये सच में इंसानों के खाने के लिए है? चू यून उससे कहता है कि कल आना। तभी याया किचन में आती है और चू यून को कुछ रेड फ्रूट्स देती है जो बहुत अच्छी खुशबू दे रहे होते हैं। चू यून पूछता है कि तुम फॉरबिडन एरिया में क्यों गई थी? याया डर कर कहती है कि मैं बस एज पर से तोड़ कर लाई हूँ, अंदर नहीं गई थी। चू यून उन फ्रूट्स को उस सूप में डाल देता है जिससे सूप का कलर गोल्डन हो जाता है और खुशबू आने लगती है। चू यून वो सूप बाउल लेकर सू किंगयुए के पास जाता है और उसे पीने को देता है। सू किंगयुए सूप पीती है। चू यून नर्वस होकर पूछता है कि कैसा लगा? सू किंगयुए थोड़ी देर सोचकर कहती है कि हाई सिंग यानी ठीक ही है। चू यून ये सुनकर बहुत खुश होता है। वो बैम्बू फॉरेस्ट में जाता है और एक बैम्बू ट्री पर कार्व करता है। उसने कहा ठीक ही है। डोडो वहाँ से उसे देख रहा होता है और सोचता है कि ये सुप्रीम चुतियान एम्परर एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है। रात के वक्त चू यून अपने कमरे में बैठा होता है और कुछ ग्लोइंग जेड्स के थ्रू ताइशु एंशिएंट फॉरेस्ट के पावरफुल बीस्ट से कांटेक्ट करता है। डोडो बताता है कि लिये युआन, बीस्ट किंगम्यू एंसेस्टर और दुगु सीनियर सब ने रिप्लाई किया है और वो मदद करने को तैयार हैं। चू यून उन बीस्ट को ऑर्डर देता है कि मुझे बस एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। 10,000 साल पहले जब वो आग फैली थी तो उस फर्नेस के आसपास और खास तौर पर ताई इमॉर्टल किंग के रिट्रीट के पास किस किस की मूवमेंट हुई थी, सब कुछ डिटेल में पता लगाओ। डोडो पूछता है कि मास्टर क्या आपको सच में लगता है कि ये एक्सीडेंट नहीं था? चू यून कहता है कि ताई इमॉर्टल किंग की मौत का बोझ मैंने 10,000 साल उठाया है। अगर ये सच में कोई साजिश है तो मैं उस असली कल्प्रीट को ढूंढ कर रहूंगा। वीडियो के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि सू किंगयुए याया को गार्डन में याओची की मेंटल कल्टीवेशन टेक्निक सिखा रही होती हैं। वो याया को समझाती हैं कि तुम्हारी पावर बहुत ओवरबेयरिंग है, इसलिए तुम्हें इसे सॉफ्ट एनर्जी से गाइड करना आना चाहिए, इसे फोर्सफुली दबाना नहीं है। चू यून दूर खड़ा उन्हें प्यार से देख रहा होता है। सू किंगयुए याया की हैंड पोजीशन ठीक करती हैं। चू यून वहाँ आता है और एक लकड़ी का स्टैंड ठीक करने लगता है। सू किंगयुए उसे देखती हैं और अपने मन में सोचती हैं कि इसकी जुबान भले ही कड़वी हो पर इसके एक्शंस बहुत ऑनेस्ट हैं। रात के वक्त का सीन आता है। चू यून अकेले बाहर खड़ा होता है और आसमान की तरफ देख रहा होता है। तभी सू किंगयुए वहाँ आती हैं और उससे पूछती हैं कि तुम अभी तक सोए नहीं। चू यून उनकी तरफ देखता है। सू किंगयुए कहती हैं कि जल्दी अंदर आ जाओ, याया तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये सुनकर चू यून थोड़ा हैरान होता है और कहता है कि याया मेरा इंतजार कर रही है। उसके चेहरे पर एक छोटी सी खुशी नजर आती है। चू यून वापस अपने टेबल पर बैठा होता है और उसके हाथ में एक ग्लोइंग जेड स्लिप होती है। डोडो उसके पास बैठा होता है और पूछता है कि मास्टर क्या हुआ, ये किसकी मैसेज स्लिप है? चू यून बताता है कि ये लिये युआन बीस्ट का मैसेज है। डोडो तुरंत पूछता है कि उसने क्या पता लगाया। चू यून सीरियस टोन में बताता है कि 10,000 साल पहले जब दाओ फायर इरप्ट हुई थी तो बिल्कुल उसी वक्त एक सीक्रेट पावर ने उस आग के फ्रैगमेंट्स को गाइड किया था और उनका निशाना बिल्कुल प्रिसाइसली ताई इमॉर्टल किंग की तरफ था। ये सुनकर डोडो पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है और कहता है कि इसका मतलब वो आग आपके कंट्रोल खोने की वजह से वहाँ नहीं गई थी। चू यून कहता है कि वो पावर मेरी नहीं थी और ना ही वो उस वक्त के पागल हो चुके फ्लेम एम्परर यानी यान दी की थी। डोडो हैरानी से पूछता है कि तो क्या कोई थर्ड पार्टी भी वहाँ मौजूद थी? चू यून उस ग्लोइंग जेड स्लिप को देखते हुए कहता है कि मैं और ताई इमॉर्टल किंग हम दोनों शुरुआत से ही किसी और के चेस पीसेस थे, पर वो मास्टर कौन है जो पीछे बैठकर ये सब कंट्रोल कर रहा था। अचानक सीन शिफ्ट होता है याया के कमरे में। याया बेड पर सो रही होती पर उसके जिस्म से अचानक एक बहुत ही टेरिफाइंग ब्लैक केओटिक एनर्जी बाहर निकलने लगती है। वो एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि याया हवा में फ्लोट करने लगती है और उसके चारों तरफ ब्लैक स्मोक फैल जाता है। सू किंगयुए भागते हुए कमरे में आती हैं और याया की ये हालत देखकर डर जाती हैं। वो चिल्लाती हैं कि याया का सील टूट रहा है। तभी चू यून भी वहाँ पहुँच जाता है और कहता है कि सील ब्रेक हो रहा है। दोनों तुरंत आगे बढ़ते हैं और अपनी पावर्स यूज करके याया की उस केओटिक एनर्जी को दबाने की कोशिश करते हैं। चू यून अपनी गोल्डन एनर्जी रिलीज करता है और सू किंगयुए से कहता है कि मैं इस
एनर्जी को सप्रेस करूंगा, तुम जल्दी से इस सील को स्टेबलाइज करो। सू किंग यूए अपनी पूरी कोशिश करती हैं। वो केओटिक एनर्जी बहुत वाइल्ड होती है और उन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, पर आखिरकार वो उस एनर्जी को वापस याया के अंदर सील कर देते हैं और याया जमीन पर गिर जाती है। याया होश में आती है और डर के मारे रोने लगती है। वो सू किंग यूए को पकड़कर कहती है कि माँ, मैंने एक बहुत बुरा ख्वाब देखा। मैंने देखा कि बहुत सारी ब्लैक फायर मुझे जला रही है। सू किंग यूए उसे गले लगा लेती हैं और कंफर्ट करती हैं कि मैं यहाँ हूँ, कुछ नहीं हुआ। बाहर कॉरिडोर में चू यून और सू किंग यूए खड़े होते हैं। सू किंग यूए बहुत टेंशन में होती हैं। चू यून उसे बताता है कि तुमने सालों पहले याया के ब्लड लाइन पर जो सील लगाया था वो अब पूरी तरह से क्रैक से भर चुका है। जैसे जैसे याया बड़ी हो रही है, उसकी ब्लड लाइन की पावर भी स्ट्रॉन्ग हो रही है और अब वो सील उस पावर को और ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा। सू किंग यूए डर कर पूछती है कि हमारे पास और कितना वक्त बचा है। चू यून सीरियस होकर कहता है कि ज्यादा से ज्यादा आधा साल, उसके बाद ये केओटिक पावर पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी और इसका अंजाम क्या होगा ये तुम अच्छी तरह जानती हो। सू किंग यूए उदास होकर कहती है कि मुझे पता है। चू यून कहता है कि हम इस पावर को अब और सप्रेस नहीं कर सकते। अब एक ही रास्ता बचा है, हमें याया को इस पावर को कंट्रोल करना सिखाना होगा। सू किंग यूए पूछती है कि हम उसे ये कैसे सिखा सकते हैं। चू यून बताता है कि हमें केओस एबिस यानी हुंदुन युआन जाना होगा, वो जगह जहाँ मुझे मेरी पावर्स मिली थी। ये सुनकर सू किंग यूए हैरान हो जाती हैं और कहती हैं कि केओस एबिस तो इमॉर्टल रियलम के सबसे डीप और खतरनाक एरिया में है। अभी हमारी हालत देखो, सू फैमिली हमारी तलाश में है और याओची के लोग हमें चेस कर रहे हैं। ऐसे वक्त में इमॉर्टल रियलम के सेंटर में जाना बिल्कुल खुद को मौत के मुंह में डालने जैसा है। चू यून कहता है कि मुझे पता है, पर इसके अलावा हमारे पास याया को बचाने का कोई और रास्ता नहीं है। तभी डोडो बहुत तेजी से उड़ता हुआ वहाँ आता है और पैनिक करते हुए कहता है कि मास्टर, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। चू यून पूछता है कि आराम से बताओ क्या हुआ। डोडो बताता है कि याओची का फर्स्ट एल्डर किन चांगशुआन वो किसी मिस्टीरियस फैक्शन के साथ कांटेक्ट कर रहा है। चू यून पूछता है कि कौन सा फैक्शन। डोडो बताता है कि उनकी लोकेशन इमॉर्टल रियलम के एक्सट्रीम नॉर्थ में है और ये वही जगह है जहाँ 10,000 साल पहले फ्लेम एम्परर को सील किया गया था। वो लोग याया की केओटिक ब्लड लाइन को टारगेट कर रहे हैं। चू यून गुस्से में पूछता है कि वो याया की ब्लड लाइन से क्या करना चाहते हैं। सू किंग यूए डर कर कहती हैं कि वो लोग फ्लेम एम्परर को रिजरेक्ट करना चाहते हैं। ये सुनते ही चू यून का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। उसके चारों तरफ एक टेरिफाइंग ऑरा रिलीज होती है और वो कहता है कि फ्लेम एम्परर की इतनी हिम्मत, मेरी बेटी को टच करने का अंजाम मौत है, चाहे वो हेवनली किंग ही क्यों ना हो, उसे भी मरना होगा। सू किंग यूए भी गुस्से में अपने हाथ कस के पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि फ्लेम एम्परर को जिंदा करने के लिए सैक्रिफाइस मेरी बेटी है। किन चांगशुआन की इतनी हिम्मत। चू यून सू किंग यूए को शांत करता है और कहता है कि मैंने सुन लिया है। फिर वो डोडो की तरफ देखता है और उसे 3 स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स देता है। पहला, सू फैमिली के साथ जो हमारा 3 महीने का अग्रीमेंट था उसे आगे बढ़ाया जाएगा। तुम्हें अपनी स्पीड बढ़ानी होगी और जल्द से जल्द किन चांगशुआन के उन फॉरेन एनिमीज के साथ कॉल्यूट करने के पक्के सबूत लाने होंगे। दूसरा, हम अभी के अभी केओस एबिस के लिए निकलने की तैयारी करेंगे हम और वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। तीसरा, किन चांगशुआन पर नजर रखो, उसकी एक एक मूवमेंट का मुझे तुरंत पता चलना चाहिए। डोडो सैल्यूट करते हुए कहता है कि बॉस, आप फिक्र मत करें, उनके पास भले ही कितने भी एक्सपर्ट्स हो, मेरा छोटा सा साइज मुझे हर जगह छुपने में मदद करेगा। मैं ये मिशन जरूर पूरा करूंगा। डोडो वहाँ से निकल जाता है। सू किंग यूए चू यून के हाथ को देखती है और अपने मन में सोचती है कि चाहे कोई भी मुसीबत आए, ये हमेशा ऐसे ही शांत रहता है जैसे कोई भी चीज इसके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। अगले दिन सुबह चू यून और याया घर के बाहर गार्डन में होते हैं। चू यून याया को एक बैम्बू स्टिक देता है और कहता है कि केओस एबिस जाने से पहले तुम्हारे पास खुद को प्रोटेक्ट करने की पावर होनी चाहिए। आज तुम्हारी पहली क्लास है और हम स्वॉर्ड से शुरू करेंगे। याया बहुत खुश होती है और उछलते हुए कहती है कि क्या डैड मुझे स्वॉर्ड सिखाएंगे। चू यून एक बैम्बू स्टिक अपने हाथ में लेता है और कहता है कि स्वॉर्ड टेक्निक को ध्यान से देखो। स्वॉर्ड तुम्हारे हाथ का ही एक हिस्सा है। सबसे जरूरी चीज है कि तुम्हारी मूवमेंट स्टेडी, एक्यूरेट और रूथलेस होनी चाहिए। ये कहते ही चू यून बहुत ही स्मूथ और फास्ट मूवमेंट के साथ एक स्वॉर्ड स्ट्राइक परफॉर्म करता है। याया इम्प्रेस होकर वैसे ही स्ट्राइक करने की कोशिश करती है, पर उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। डोडो वहाँ बैठा उस पे हंसने लगता है। याया गुस्से में उठती है और दोबारा स्ट्राइक करती है, पर इस बार उसकी स्टिक गलती से डोडो को लग जाती है। डोडो जमीन पर गिरकर रोने का नाटक करता है और कहता है कि तुमने मुझे मारा, मैं अब तुमसे बात नहीं करूंगा। याया जल्दी से उसके पास जाती है और माफी मांगती है कि डोडो मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं किया। चू यून उन्हें शांत करता है और याया से कहता है कि दोबारा देखो, पहली बार में तुम्हें स्वॉर्ड की ट्रैजेक्टरी याद रखनी है, दूसरी बार में मूवमेंट पर ध्यान देना है और तीसरी बार में तुम्हें अपनी बॉडी को खुद मूव होने देना है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम सिर्फ सीख सको, ये तुम्हारा इंस्टिंक्ट बनना चाहिए। याया थोड़ी उदास होकर पूछती है कि डैड, क्या मैंने कुछ गलती की? चू यून उसके सिर पर हाथ रखता है और प्यार से कहता है कि नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया। फिर चू यून सीरियस होकर सोचता है कि केओटिक ब्लड लाइन को इस दुनिया में सबसे बड़ा टैबू माना जाता है, शायद इसीलिए क्योंकि इस ब्लड लाइन में इतनी ज्यादा पोटेंशियल है कि ये उन फॉरबिडन एरियाज को भी टच कर सकती है जहाँ किसी को जाने की इजाजत नहीं है। वही दूसरी तरफ सू किंग यूए याया को जमीन पर बिठाकर कहती है कि आंखें बंद करो, मैं तुम्हें एक मेंटल कल्टीवेशन टेक्निक सिखाऊंगी। याया आंखें बंद करती है
हैं। सू किंगयुए उसे याओची होली लैंड की हुंदुन हार्ट सूत्र सिखाना शुरू करती हैं। वो कहती हैं कि इस टेक्निक का मेन मकसद है सॉफ्ट एनर्जी से स्ट्रॉन्ग एनर्जी को काउंटर करना और अपने अंदर एक बैलेंस और शांति बनाए रखना। चू युन वहाँ खड़ा उन्हें देख रहा होता है। वो सोचता है कि याया के अंदर की केओटिक एनर्जी बहुत ज्यादा वायलेंट और डिस्ट्रक्टिव है। सू किंगयुए ने बिल्कुल सही टेक्निक चूज की है। ये याया के अंदर की आग को शांत करने में और उस केओटिक पावर के एक्सप्लोसिव नेचर को दबाने में बहुत मदद करेगी। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि याया उस टेक्निक को रिसाइट करते हुए अपनी स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रही होती है और उसकी मूवमेंट्स पहले से काफी बेहतर हो जाती हैं। रात का वक्त होता है। चू युन अकेले अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा एक बैम्बू फ्लूट बजा रहा होता है। उसके सामने एक बैम्बू का टुकड़ा रखा होता है जिस पर वो कार्व करता है। आज उसने मुझे 2 बार और देखा। तभी डोडो वहाँ आता है और कहता है कि बॉस, एक्सट्रीम नॉर्थ से एक बहुत जरूरी न्यूज आई है। चू युन फ्लूट बजाना बंद करता है और ध्यान से सुनता है। डोडो बताता है कि 10,000 साल पहले जब फ्लेम एम्परर को सील किया गया था तो उसके अंडर एक बहुत ही हाई रैंक का स्ट्रैटेजिस्ट काम करता था। उस स्ट्रैटेजिस्ट ने कभी भी अपनी असली आइडेंटिटी किसी को नहीं दिखाई थी। फ्लेम एम्परर के जितने भी खतरनाक और पॉइजनस प्लान्स थे वो सब उसी स्ट्रैटेजिस्ट के दिमाग की उपज थे। पर जैसे ही फ्लेम एम्परर हारा और सील हुआ, वो स्ट्रैटेजिस्ट अचानक से गायब हो गया। अब अफवाहें हैं कि उसने अपना चेहरा और आइडेंटिटी बदलकर इमॉर्टल रेलम के किसी टॉप टियर फैक्शन में इन्फिल्ट्रेट कर लिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारी क्लूज एक ही इंसान की तरफ इशारा कर रही हैं। डोडो थोड़ा घबरा कर कहता है कि बॉस, अगर वो इंसान सच में फ्लेम एम्परर का स्ट्रैटेजिस्ट निकला तो इस बार हमारा दुश्मन बहुत खतरनाक है। चू युन बिल्कुल काम रहता है और कहता है कि हमारा दुश्मन कभी भी आसान नहीं था। सीन शिफ्ट होता है याया के कमरे में। याया गहरी नींद में होती है पर उसके चेहरे पर डर नजर आ रहा होता है। वो एक नाइटमेयर देख रही होती है जिसमें एक बहुत ही बड़ा और टेरिफाइंग आदमी हेवी चेन से बंधा हुआ होता है। वो आदमी अपनी रेड ग्लोइंग आंखों से याया की तरफ देखता है और बहुत ही डरावनी आवाज में कहता है कि वापस आओ, मेरे पास वापस आओ। याया नींद में रोने लगती है और चिल्लाती है कि डैड मॉम मुझे बचाओ। सू किंगयुए तुरंत भाग कर आती हैं और याया को उठाकर गले लगा लेती हैं। याया रोते हुए बताती है कि माँ, मैंने एक बहुत बड़े आदमी को देखा जिसे चेन से बांधा गया था और वो मुझे अपने पास बुला रहा था। तभी अचानक से याया के जिस्म के अंदर की केओटिक एनर्जी दोबारा से इरप्ट होती है और इस बार उसकी फोरहेड पर मौजूद सील में एक बड़ा क्रैक आ जाता है। चू युन वहाँ आता है और याया की फोरहेड को चेक करता है। उसका एक्सप्रेशन बहुत सीरियस हो जाता है। वो कहता है कि ये सील अपने आप लूज नहीं हुआ है। कोई एक्सटर्नल फोर्स याया की ब्लड लाइन के साथ रेजोनेट कर रही है। वो दूर से बैठकर याया की पावर को जानबूझकर ट्रिगर कर रहा है ताकि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। सू किंगयुए तुरंत समझ जाती हैं और गुस्से में कहती हैं कि ये किन चांगशुआन का काम है। चू युन कहता है कि वो अब और इंतजार नहीं कर सकता। उसने न सिर्फ हमारी लोकेशन लॉक कर ली है बल्कि वो अपनी सीक्रेट टेक्निक यूज करके याया के अंदर की केओटिक पावर को टाइम से पहले ही डिटोनेट करना चाहता है। चू युन आगे बढ़ता है और कहता है कि मुझे इसे रोकना होगा। सू किंगयुए पूछती है कि तुम क्या करने वाले हो। चू युन बताता है कि मैं इस पर एक दूसरी लेयर का सील लगाऊंगा और इस बार मैं अपनी ओरिजिन पावर यानी बेन्युआन झिली को इस सील का फाउंडेशन बनाऊंगा। ये सील कम से कम 3 महीने तक याया की पावर को रोक कर रखेगा। सू किंगयुए हैरान होकर पूछती है कि तुम अपनी कितनी ओरिजिन पावर यूज करोगे। चू युन कामली जवाब देता है कि 10%। ये सुनकर सू किंगयुए पूरी तरह से शॉक्ड रह जाती हैं। वो चू युन का हाथ पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे लेवल पर 10% ओरिजिन पावर का मतलब तुम जानते हो। अगर तुम्हारा सामना किसी सेम लेवल के एक्सपर्ट से हुआ तो ये 10% पावर तुम्हारी जिंदगी और मौत का फैसला कर सकती है। तुम ऐसा नहीं कर सकते। सू फैमिली तुम्हें ढूंढ रही है और किन चांगशुआन अंधेरे में बैठकर हमला करने की ताक में है। ऐसे वक्त में खुद को कमजोर करना बहुत बड़ी बेवकूफी है। चू युन उसकी आंखों में देखता है और कहता है कि तो क्या तुम मेरा हाथ छोड़ोगी। सू किंगयुए चुप हो जाती हैं और उसके हाथ को ढीला कर देती हैं। चू युन अपनी ग्लोइंग गोल्डन ओरिजिन पावर रिलीज करता है और याया के फोरहेड पर एक नया और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सील लगा देता है। कुछ देर बाद चू युन बाहर निकलकर आसमान की तरफ देखता है। उसका चेहरा बहुत सीरियस होता है। वो कहता है कि एक्सट्रीम नॉर्थ की तरफ से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा फील हो रही है। फ्लेम एम्परर का सील अब सच में लूज होना शुरू हो गया है और उसके साथ ही थंडर एम्परर यानी लेई दी भी अब जाग चुका है। वक्त मेरे अंदाजे से भी ज्यादा तेजी से खत्म हो रहा है। अगले दिन सू किंगयुए बाहर बैठी कुछ कपड़े सी रही होती हैं। डोडो याया के सर पर बैठा होता है और पूछता है कि तुम्हारे मॉम डैड क्या कर रहे हैं। डोडो हंसते हुए कहता है कि इसका कोर प्रिंसिपल ये है कि कुछ मत बोलो, कुछ मत करो, बस अपने पर्सनल चार्म पर फोकस करो। ये मास्टर की सबसे टॉप टियर स्ट्रेट मैन टेक्निक है। सू किंगयुए चू युन की तरफ देखती हैं और कहती हैं कि तुम जानना चाहते हो ना कि मैं 10,000 साल पहले तुम्हें छोड़कर क्यों चली गई थी। जब ये सब खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, पर अभी सही वक्त नहीं है। चू युन उसके पास आता है और कहता है कि सच न जानना ज्यादा खतरनाक है तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये सच में मुझे प्रोटेक्ट कर रही हैं या किसी और चीज को छुपा रही हैं। सीन शिफ्ट होता है जहाँ चू युन याया को उसकी पावर्स के बारे में समझा रहा होता है।
चूयुन याया के फोरहेड पर हाथ रखता है और उसकी एनर्जी को ध्यान से सेंस करता है। वो कहता है कि ये कोई आम केओटिक एट्रीब्यूट नहीं है जिसके बारे में हम जानते हैं। ये उन सबसे ज्यादा प्रिमिटिव और प्योर एनर्जीज में से है। इसे प्रिमोर्डियल केओस यानी युआन हुंदुन कहते हैं। ये वो पहली आवाज है जो इस दुनिया में हजारों दाव के बनने से पहले एग्जिस्ट करती थी। ये पावर इस दुनिया की किसी भी पावर में इन्वॉल्व हो सकती है। याया चूयुन का सीरियस चेहरा देखकर पूछती है कि डैड आपका चेहरा इतना पेल क्यों लग रहा है। चूयुन थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है कि कुछ नहीं, तुम जाओ और अपनी मेंटल टेक्निक की प्रैक्टिस करो। याया वहाँ से चली जाती है। चूयुन अपने मन में सोचता है कि अब मुझे समझ आया कि किन चांगशुआन इसके पीछे क्यों पड़ा है। प्रिमोर्डियल केओस की बॉडी एक मास्टर की तरह है जो किसी भी सील को खोल सकती है। याया की ब्लड लाइन वही मास्टर की है। उसके अंदर छुपे हुए राज मेरी सोच से भी ज्यादा गहरे और खतरनाक है। याया फॉरेस्ट में कुछ छोटे और इंजर्ड स्पिरिट फॉक्सेस के साथ खेल रही होती है। वो उन फॉक्सेस को खाना खिलाते हुए कहती है कि तुम लोग भी मेरी तरह हो जिन्हें हमेशा दूसरे लोग चेस करते हैं और मारते हैं। तुम लोग बहुत प्यारे हो, ज्यादा खाना खाओ ताकि तुम स्ट्रॉन्ग बन सको, फिर कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। चूयुन दूर पेड़ के पीछे खड़ा याया को देख रहा होता है। वो सोचता है कि इतने साल दर दर की ठोकरें खाने के बाद भी इस बच्ची का दिल पत्थर नहीं हुआ। ये बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। तभी डोडो बहुत तेजी से उड़ता हुआ चूयुन के पास आता है और पैनिक में चिल्लाता है कि बॉस बहुत बुरी खबर है। किन चांगशुआन ने मूव कर लिया है। उसने पर्सनली याओची होली लैंड को छोड़ दिया है और अपने सबसे पावरफुल लोगों को लेकर सीधा एक्सट्रीम नॉर्थ के आइस प्लेन्स की तरफ निकल गया है। वो खुद अपने हाथों से फ्लेम एम्परर का सील ब्रेक करने जा रहा है। और इतना ही नहीं, उसने अपने कुछ सबसे ट्रस्टेड लोगों को याओची में पीछे छोड़ दिया है। जिन लोगों ने भी पास्ट में सू किंगयुए को सपोर्ट किया था उन सबको अरेस्ट कर लिया गया है। सू किंगयुए ने पिछले 10,000 सालों में जो भी फोर्सेस बनाई थी उन सबको जड़ से उखाड़ा जा रहा है। याया डोडो की आवाज सुनकर भागती हुई आती है और पूछती है कि डैड क्या हुआ। चूयुन जल्दी से कहता है कि कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ और अपनी माँ को ढूंढो। याया के जाने के बाद चूयुन डोडो से पूछता है कि किन चांगशुआन अपने साथ कितने लोगों को लेकर गया है। डोडो बताता है कि उसके पास कम से कम 5 इमॉर्टल किंग लेवल के एक्सपर्ट्स हैं और उसके पास एक ऐसी चीज भी थी जो किसी एंशिएंट सैक्रिफिशियल आइटम की तरह लग रही थी। चूयुन का एक्सप्रेशन डार्क हो जाता है। वो कहता है कि सैक्रिफिशियल आइटम का यूज सील को ब्रेक करने की स्पीड बढ़ाने के लिए किया जाता है। मेरे पास अब बिल्कुल भी वक्त नहीं बचा है। तभी एक ग्लोइंग पिजन उड़ता हुआ चूयुन के कमरे की खिड़की पर आता है। चूयुन उस पिजन से एक लेटर निकालता है। ये लेटर सू फैमिली के हेड सू वांझेंग की तरफ से होता है। लेटर में लिखा होता है 2 महीने बाद शियांताई माउंटेन पर इमॉर्टल किंग का एनुअल सैक्रिफाइस होगा। ताई इमॉर्टल किंग वहाँ आएंगे और तुम्हें वहाँ हर हाल में मौजूद होना होगा। तुम्हें सू फैमिली को और किंगयुए को एक एक्सप्लेनेशन देनी होगी। अगर तुम नहीं आए तो हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक तुम्हारी या हमारी जान न चली जाए। सू किंगयुए वहाँ आती हैं और लेटर पढ़कर पूछती हैं कि क्या ये मेरे अंकल की तरफ से है। चूयुन लेटर को फोल्ड करता है और कहता है कि हाँ, और मैं वहाँ जरूर जाऊंगा उस असली सच को लेकर। सू किंगयुए चूयुन की तरफ देखती हैं और इमोशनल होकर पूछती हैं कि क्या तुमने सच में मेरे लिए 10,000 साल तक इंतजार किया। चूयुन आसमान की तरफ देखते हुए कहता है कि मैंने इंतजार नहीं किया, मैंने तुम्हें ढूंढा है। इंतजार करने और ढूंढने में फर्क होता है। इंतजार करने का मतलब है कि तुम्हें नहीं पता कि सामने वाला कहाँ है, इसलिए तुम एक जगह रुक जाते हो। पर ढूंढने का मतलब है कि चाहे तुम कहीं भी हो, मैं तुम्हें ढूंढने से कभी नहीं रुकूंगा। ये सुनकर सू किंगयुए की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रात का वक्त होता है। चूयुन और सू किंगयुए बेड सेट कर रहे होते हैं। याया खुशी से आती है और कहती है कि इस वुडन हाउस में तो सिर्फ 2 बेड्स हैं। मैं और डोडो एक बेड पर सोएंगे और मॉम और डैड एक साथ दूसरे बेड पर सोएंगे। ये तो बहुत अच्छा हो गया। सू किंगयुए शर्म से लाल हो जाती हैं और याया को डांटते हुए कहती हैं कि याया कुछ भी मत बोलो। याया भोली सी शक्ल बनाकर कहती है कि मैं कहाँ कुछ गलत बोल रही हूँ, दूसरे बच्चों के मॉम डैड भी तो एक साथ सोते हैं। चूयुन थोड़ा एम्बैरेस फील करता है और खांसते हुए कहता है कि मैं बाहर सो जाऊंगा। वो बाहर जाकर एक बैम्बू चेयर पर लेट जाता है। आधी रात को जब चूयुन सो रहा होता है तो अचानक आसमान में एक बहुत ही टेरिफाइंग रेड लाइटनिंग स्ट्राइक होती है। चूयुन तुरंत अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखों में एक शार्प ग्लो होता है। वो समझ जाता है कि थंडर एम्परर पूरी तरह से जाग चुका है और वो अपनी पावर से चूयुन को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। चूयुन सोचता है कि फ्लेम एम्परर का सील टूट रहा है, थंडर एम्परर मुझे ढूंढ रहा है और किन चांगशुआन आइस प्लेन्स की तरफ बढ़ रहा है। ये सारी चीजें एक ही वक्त पर हो रही हैं। मुझे जल्द से जल्द केओस एबिस पहुंचना होगा। चूयुन अंदर जाता है और सू किंगयुए को उठाता है। वो उसे बताता है कि थंडर एम्परर जाग चुका है और उसकी डिवाइन सेंस ने अभी अभी ताइशु एंशिएंट फॉरेस्ट को प्रॉप किया है। सू किंगयुए डर जाती हैं और पूछती हैं कि क्या तुम श्योर हो। चूयुन कहता है कि उसकी रेजिडुअल ऑरा मुझे धोखा नहीं दे सकती। वो यहाँ आया था और चेक करके चला गया। सू किंगयुए टेंशन में कहती हैं कि 10,000 साल पहले 9 ग्रेट इमॉर्टल वेनरेबल्स में थंडर एम्परर की स्ट्रेंथ 2nd नंबर पर थी। पर अगर हम उसकी कनिंग और सिनिस्टर नेचर की बात करें तो पूरे इमॉर्टल रेलम में कोई उसके आसपास भी नहीं था। चूयुन कहता है कि मुझे पता है। सू किंगयुए कहती हैं कि 10,000 साल पहले जब तुम अकेले थे तो वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सका था, पर अब तुम्हारे पास मैं और याया है। चूयुन उसकी तरफ देखता है और कहता
कहता है कि हाँ, उसने सही कहा था, अब मेरे पास एक वीकनेस है पर मैं इस सब को हैंडल कर लूंगा। सू किंगयुए आगे बढ़कर चूयुन का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि हम दोनों मिलकर इसे हैंडल करेंगे। तभी चूयुन को कुछ सेंस होता है, उसका चेहरा दोबारा सीरियस हो जाता है। वो कहता है कि वो लोग आ गए हैं और इस बार ये कोई सीक्रेट प्रॉब नहीं है, ये एक डायरेक्ट अटैक है। सू किंगयुए भी उस ऑरा को सेंस करती है और कहती है कि ये ऑरा तो सू फैमिली के लोगों की है। सीन बाहर शिफ्ट होता है। सू फैमिली के बहुत सारे लोग चूयुन के घर के बाहर खड़े होते हैं। उनके आगे सू फैमिली का हेड सू वांजिंग खड़ा होता है। उसकी आंखों में बहुत गुस्सा होता है। वो जोर से चिल्लाता है कि चूयुन बाहर आओ, किन चांगशुआन ने तुम्हारी लोकेशन पूरे इमॉर्टल रेलम में स्प्रेड कर दी है। तुमने जो इन्वेस्टिगेशन करने का वादा किया था उसका क्या हुआ? क्या तुम्हें कुछ सच पता चला? चूयुन आराम से चलते हुए बाहर आता है और कहता है कि मेरे पास कुछ क्लूज जरूर हैं, पर अभी तक कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला है। ये सुनकर सू वांजिंग का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो चिल्लाता है कि 10,000 साल हमारी सू फैमिली ने तुम्हारा 10,000 साल तक इंतजार किया है। तुमने कहा था कि इसके पीछे कोई हिडन ट्रूथ है, पर तुम्हारे पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। चूयुन बिल्कुल काम रहता है और कहता है कि आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है। जब तक मैं सच सामने नहीं लाता मुझे अपने डिफेंस में कुछ भी बोलने का हक नहीं है। तभी सू फैमिली का एक और एल्डर आगे आता है और चूयुन पर उंगली उठाते हुए कहता है कि 10,000 साल पहले तुम खुद को इमॉर्टल रेलम का सबसे बड़ा इनविंसिबल एक्सपर्ट कहते थे। तुमने उस इमॉर्टल फर्नेस को तोड़ा और ताई इमॉर्टल किंग की जान ले ली और अब तुम इस टूटी हुई जगह पर एक डरपोक टर्टल की तरह छुपे बैठे हो। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो जाओ और उन 9 ग्रेट इमॉर्टल वेनरेबल्स से लड़ो। तुम हमारी सू फैमिली का सामना करने से क्यों डर रहे हो? ये सुनकर सू किंगयुए आगे आती हैं और गुस्से में कहती हैं कि अंकल आपकी ये बातें ताई इमॉर्टल किंग की सैक्रिफाइस के सामने कुछ भी नहीं है। तभी याया जो दरवाजे के पीछे छुपी होती है वो भागती हुई बाहर आती है और चूयुन के सामने अपने दोनों हाथ फैलाकर खड़ी हो जाती है। वो रोते हुए चिल्लाती है कि तुम लोग मेरे डैड को बुरा भला नहीं कह सकते। मेरे डैड कोई डरपोक टर्टल नहीं है। वो तुम लोगों की बातें इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि वो असली सच ढूंढना चाहते हैं। तुम लोग इतने सारे मिलकर एक अकेले इंसान को बुली कर रहे हो क्या? यही तुम्हारी हिम्मत है? सू वांझेंगे याया को देखता है और हैरान रह जाता है। वो अपने मन में सोचता है कि ये बच्ची बिल्कुल उसकी तरह दिखती है, अपने लोगों को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करती। चूयुन याया को पीछे करता है और सू वांझेंग की तरफ कोल्ड लुक से देखते हुए कहता है कि सीनियर सू, आप मुझे जो चाहे कह सकते हैं, पर मेरी बेटी को डराने की कोशिश मत कीजिए। ये कहते ही डोडो हवा में उड़ता है और एक मैसिव गोल्डन ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होकर बहुत जोर से रोर करता है। उसकी ऑरा इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि सू फैमिली के लोग डर कर 2 कदम पीछे हट जाते हैं। सू वांझेंग घबरा जाता है और कहता है कि हम यहाँ इमॉर्टल रेलम के जॉइंट ऑर्डर पर ताई इमॉर्टल किंग की मौत की इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं। बेहतर होगा कि तुम कोऑपरेट करो। चूयुन थोड़ा हंसता है और कहता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है। सू फैमिली की फोर्सेस और इमॉर्टल रेलम की बाकी न्यूट्रल फोर्सेस एक साथ यहाँ आई हैं। ये एक बहुत ही केयरफुली प्लान ट्रैप है। सीनियर सू, आप लोगों ने बहुत बड़ा खेल खेला है। सू किंगयुए आगे आती हैं और कहती हैं कि बस करो अंकल, सू ताई इमॉर्टल किंग मेरे ग्रैंडफादर थे। मैं इस दुनिया में किसी से भी ज्यादा उस सच को जानना चाहती हूँ, पर आप लोग जो अभी कर रहे हैं वो इंसाफ मांगना नहीं है। आप लोग किसी और के हाथों का खिलौना बन चुके हैं। क्या आपने सोचा है कि किन चांगशुआन ने अचानक से चूयुन की लोकेशन इस वक्त क्यों रिवील की? क्योंकि वो डर गया है। उसे डर है कि चूयुन सच में उस हिडन ट्रूथ को ढूंढ निकालेगा। चूयुन आगे बढ़ता है और अपना हाथ आगे करता है। उसके हाथ में एक पर्पल कलर का ग्लोइंग एनर्जी फ्रैगमेंट होता है। वो कहता है कि सीनियर सू, इसे ध्यान से देखिए। ये वो रेजिडुअल पावर है जो मैंने उस इमॉर्टल फर्नेस के फ्रैगमेंट से निकाली है। ये पावर ना तो मेरी है और ना ही ताई इमॉर्टल किंग की। उस वक्त किसी थर्ड पार्टी ने इस पावर को गाइड किया था। सू वांझेंगे उस फ्रैगमेंट को देखकर पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है। वो कहता है कि थर्ड पार्टी तुम्हारा मतलब है कि किसी ने अंधेरे में बैठकर ये सब मैनिपुलेट किया था। चूयुन कहता है कि सिर्फ इतना ही नहीं, उस फर्नेस के ब्लास्ट होने से पहले फ्लेम एम्परर का रिएक्शन बिल्कुल अजीब था और इन सालों में किन चांगशुआन चुपके से फ्लेम एम्परर की बची हुई फोर्सेस के साथ कांटेक्ट में रहा है। उसने इतनी जल्दबाजी में मेरी लोकेशन इसलिए रिवील की ताकि वो सू फैमिली को यूज करके मुझे रोक सके। वो नहीं चाहता कि मैं इस क्लू को फॉलो करते हुए उस तक पहुंचूं। सू वांझेंग को अब सारी बात समझ आने लगती है। वो कहता है कि अगर ये सच है तो हमें और इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। हम तुम्हें थोड़ा और वक्त दे सकते हैं। चूयुन आसमान की तरफ देखता है और कहता है कि पर वक्त हमारा इंतजार नहीं करेगा, खुद देख लीजिए। अचानक से आसमान का कलर डार्क रेड हो जाता है और बहुत सारी रेड लाइटनिंग स्ट्राइक होने लगती है। आसमान के बीचों बीच एक बहुत बड़ा और टेरिफाइंग पोर्टल या सील अपीयर होता है जो क्रैक हो रहा होता है। सू किंगयुए डर कर कहती है कि वो फ्लेम एम्परर का सील है। सू वांझेंग भी हैरान होकर कहता है कि सील तो ब्रेक होना शुरू हो गया है। चूयुन बहुत ही सीरियस टोन में कहता है कि थंडर एम्परर जाग चुका है और सील टूट रहा है। मेरे पास अब बिल्कुल भी वक्त नहीं बचा है, पर चाहे जो भी हो, जिसने भी मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, मैं उससे इसकी कीमत जरूर वसूल करूंगा।
सू वानझेंगी चू यून की तरफ देखता है और कहता है कि सील सच में टूट रहा है। अगर तुम्हारी बात सच है तो हमारी सू फैमिली पिछले 10,000 साल से एक मजाक बनकर रह गई है। हमारे दुश्मन ने हमें अपने इशारों पर नचाया और हम खुद उस इंसान को मारने आ गए जो असली सच सामने ला सकता है। वो अपना सिर झुकाता है और कहता है कि चू शियांदी, हमारी सू फैमिली तुम्हारे उस सच का इंतजार करेगी। सीन शिफ्ट होता है। चू युन, सू किंगयुए और याया एक साथ बैठे होते हैं। चू युन अपनी ग्लोइंग एनर्जी से जमीन पर कुछ लाइंस ड्रॉ करता है और कहता है कि चलो इस सब को क्लियर करते हैं। यहाँ 2 मेन लाइंस हैं। पहली लाइन किन चांगशुआन और फ्लेम एम्परर की साजिश है जिनका मेन टारगेट याया है। दूसरी लाइन उस थंडर एम्परर की है जो अब जाग चुका है और उसका टारगेट मैं हूँ, पर उसका असली मकसद क्या है ये अभी क्लियर नहीं है। सू किंगयुए पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये दोनों लाइंस आपस में जुड़ी हुई हैं? चू युन कहता है कि मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये दोनों लाइंस आगे चलकर जरूर क्रॉस होंगी। चू युन आगे बताता है कि डोडो ने किन चांगशुआन के सीक्रेट बेस में इन्फिल्ट्रेट किया था और उसने वहाँ एक कॉन्वर्सेशन सुनी थी। हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ किन चांगशुआन एक बहुत बड़े फ्लेमिंग मोनोलिथ के सामने घुटनों पर बैठा होता है। उसकी आवाज बहुत ही सिनिस्टर होती है। वो कहता है कि ताई इमॉर्टल किंग की मौत तो सिर्फ एक अबैंडन चेस पीस की कीमत थी। असली चेस गेम तो 10,000 साल पहले ही शुरू हो चुकी थी। सू किंगयुए चू युन की तरफ देखती है और पूछती है कि क्या हुआ था उस वक्त। चू युन बताता है कि 10,000 साल पहले की वो पूरी बैटल एक बहुत बड़ा स्कैम थी। फ्लेम एम्परर ने जानबूझकर मुझे प्रोवोक किया था ताकि मैं गुस्से में आकर उस ग्रेट दाओ इमॉर्टल फर्नेस को तोड़ दूं। उसके टूटते ही उन्होंने उस आउट ऑफ कंट्रोल दाओ फायर को ताई इमॉर्टल किंग की तरफ गाइड कर दिया। ताई इमॉर्टल किंग मारे गए और सू फैमिली गिरना शुरू हो गई। ये सब सिर्फ एक मकसद के लिए था ताकि तुम सू किंगयुए अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन खो दो और जब तुम उस केओटिक ब्लड लाइन वाले बच्चे को जन्म दो तो तुम बिल्कुल अकेली और हेल्पलेस हो जाओ ताकि वो लोग आसानी से आकर याया को तुमसे छीन सके। ये सारी बातें सुनकर सू किंगयुए पूरी तरह से टूट जाती हैं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो रोती हुई कहती हैं कि मेरे ग्रैंडफादर की मौत कोई बैटल कैजुअलिटी नहीं थी, वो एक मर्डर था, एक प्रॉपर प्लान मर्डर। चू युन कहता है कि याया ने पैदा होने से लेकर आज तक जो कुछ भी सहा है वो सब इस चेस गेम का हिस्सा था। सू किंगयुए रोते हुए पूछती हैं कि वो इंसान कौन है जो ये चेस खेल रहा है। चू युन अपने हाथ में एक रेड ग्लोइंग टोकन निकालता है। वो कहता है कि ये फ्लेम एम्परर के कैंप के सबसे कोर कॉन्फिडेंट का आइडेंटिटी टोकन है। डोडो को ये किन चांगशुआन के बेस से मिला है। वो फ्लेम एम्परर का ही आदमी है। सू किंगयुए ये सुनकर कम्प्लीटली शॉक्ड रह जाती हैं। चू युन आगे बताता है कि याओची का फर्स्ट एल्डर किन चांगशुआन वो कोई याओची का आदमी नहीं है। वो वही मिस्टीरियस स्ट्रेटेजिस्ट है जो 10,000 साल पहले फ्लेम एम्परर के पीछे बैठकर सारी साजिश रच रहा था। उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाई और याओची होली लैंड में इन्फिल्ट्रेट कर लिया। वो 10,000 साल तक वहाँ छुपा रहा सिर्फ आज के दिन का इंतजार करने के लिए। हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ किन चांगशुआन सू किंगयुए से झूठी हमदर्दी दिखाते हुए कह रहा होता है कि किंगयुए कल्टीवेशन का रास्ता लंबा है, जल्दबाजी मत करो, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ये याद आते ही सू किंगयुए का गुस्सा आसमान पर पहुंच जाता है। उनकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। वो अपने दांत पीसते हुए कहती हैं कि मैं उस दुश्मन के बिल्कुल सामने रहती थी और मुझे कुछ पता नहीं चला। याया पर जो सिन मार्क लगाया गया वो भी उसी के लोगों ने लगाया था। शुरुआत से लेकर अब तक ये सब किन चांगशुआन का किया धरा है। सू किंगयुए गुस्से में वहाँ से जाने लगती हैं, पर चू युन तुरंत उनके कंधे पकड़ लेता है। वो कहता है कि किंगयुए मेरी बात सुनो, जल्दबाजी मत करो। अगर तुमने अभी गुस्से में कोई कदम उठाया तो तुम उसके ट्रैप में फंस जाओगी। वो यही चाहता है कि हम घबरा कर कोई गलती करें। हम जितना पैनिक करेंगे वो उतना ही खुश होगा। सू किंगयुए लंबी सांस लेती हैं और खुद को शांत करती हैं। वो कहती हैं कि ठीक है, मैं जल्दबाजी नहीं करूंगी, पर उसने मेरी सू फैमिली और मेरी याया को जो दर्द दिया है मैं उससे एक एक चीज का हिसाब लूंगी। तभी याया भागती हुई आती है और चू युन और सू किंगयुए के हाथ पकड़ लेती है। वो बहुत ही डिटर्मिन्ड लुक के साथ कहती है कि मॉम डैड, मैं अब और भागना नहीं चाहती, मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ ताकि मैं खुद को और आप दोनों को प्रोटेक्ट कर सकूं। चू युन उसकी इस बात पर मुस्कुराता है और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है कि ठीक है, हम अब और नहीं भागेंगे, आज से हम अपना काउंटर अटैक शुरू करेंगे। चू युन अपने प्लान को आगे बढ़ाते हुए सबको समझाता है कि हमारा पहला स्टेप होगा याया को लेकर केओस एबिस यानी हुंदुन युआन जाना। ये जगह केओटिक पावर का ओरिजिन है और याया की कल्टीवेशन के लिए सबसे बेस्ट है। वहाँ जाकर याया को अपनी ब्लड लाइन पर पूरी तरह से कंट्रोल हासिल करना होगा ताकि कोई और उसका फायदा ना उठा सके। दूसरा स्टेप होगा उस विटनेस को ढूंढना जिसने 10,000 साल पहले उस इमॉर्टल फर्नेस के ब्लास्ट को अपनी आंखों से देखा था, क्योंकि उस ब्लास्ट के वक्त वहाँ पर सिर्फ 3 पार्टीज मौजूद नहीं थी, जरूर कोई और भी था। अगर हमें वो विटनेस मिल गया तो किन चांगशुआन के सारे झूठ पकड़े जाएंगे। तीसरा स्टेप होगा उस एविडेंस को लेकर सू फैमिली के 10,000 साल के सैक्रिफाइस इवेंट में जाना, जहाँ मैं पूरे इमॉर्टल रेलम के सामने किन चांगशुआन का असली चेहरा बेनकाब करूंगा। और चौथा स्टेप होगा सू फैमिली और बाकी सभी फोर्सेस के साथ मिलकर फ्लेम एम्परर की बची हुई फोर्सेस को जड़ से उखाड़ फेंकना। ये सब सुनकर सू किंगयुए आगे आती हैं और याया का हाथ पकड़ते हुए कहती हैं कि इसमें एक 5वां स्टेप भी है।
किन चांगशुआन ने मेरी बेटी के जिस्म पर जो सिन मार्क लगाया है, मैं खुद अपने हाथों से उस मार्क को मिटाऊंगी और फिर इस दर्द का बदला मैं उससे 100 गुना ज्यादा लूंगी। चूयुन कहता है कि प्लान सेट हो चुका है, हम कल सुबह ही निकल जाएंगे, आज रात सब आराम कर लो। सू किंगयुए वहाँ से जाते हुए चूयुन को देखती हैं और कहती हैं कि चूयुन वापस आने के लिए शुक्रिया। चूयुन उसे देखता रहता है। रात के वक्त चूयुन अकेले घर के बाहर खड़ा होता है। वो अपनी पावर्स का यूज करके पूरे घर के चारों तरफ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग गोल्डन प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन सेट करता है। वो कहता है कि ये फॉर्मेशन आने वाले 3 महीनों तक इस जगह को प्रोटेक्ट करेगा। जब हम केओस एबिस से वापस आएंगे तो सब कुछ खत्म हो चुका होगा। अचानक सीन शिफ्ट होता है और हम थंडर एम्परर यानी लेई दी को देखते हैं, जो पूरी तरह से जाग चुका है। उसकी आंखें खुलती हैं और वो कहता है कि चूयुन 10,000 साल हो गए हमारी मुलाकात को। चूयुन को भी तुरंत उसकी प्रेजेंस फील हो जाती है। चूयुन सीरियस होकर कहता है कि लेई दी सिर्फ जागा ही नहीं है, बल्कि वो डायरेक्टली मेरे सोल को टच कर सकता है। लेई दी की आवाज आती है जो कहता है कि मैंने सुना है तुम्हारी एक बेटी भी है। आसमान में एक बहुत बड़ा और डरावना ब्लैक आई अपीयर होता है जो लेई दी का प्रोजेक्शन होता है। वो कहता है कि केओटिक ब्लड लाइन, ये तो बहुत ही मजेदार सैक्रिफाइस होगा। ये सुनकर चूयुन की आंखों में गुस्सा आ जाता है और वो लेई दी को वार्निंग देते हुए कहता है कि लेई दी, अगर तुमने उसके एक बाल को भी हाथ लगाया तो अंजाम बुरा होगा। चूयुन समझ जाता है कि लेई दी जानबूझकर उसे प्रोवोक कर रहा है ताकि वो गुस्से में आकर कोई गलती करे। चूयुन खुद को शांत करता है और कहता है कि मैं अपना बैलेंस नहीं खो सकता, पर अब हमें अपना प्लान टाइम से पहले शुरू करना होगा। चूयुन तुरंत एक 9981 लेयर्स का कॉम्प्लेक्स मेज फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है। वो कहता है कि ये फॉर्मेशन किसी भी पीछा करने वाले को कम से कम कुछ महीनों तक उलझा कर रखेगा। अगले दिन चूयुन, सू किंगयुए, याया और डोडो अपना सफर शुरू करते हैं। याया बहुत खुश होती है और कहती है कि हम धीरे धीरे अपनी मंजिल के करीब पहुंच रहे हैं। चूयुन कहता है कि चलो, हमारा टारगेट केओस एबिस है। रास्ते में एक डेजर्ट वाले एरिया से गुजरते हुए उन्हें कुछ बैंडिट्स मिलते हैं जो एक छोटे बच्चे को पीट रहे होते हैं और उससे उसके स्पिरिट स्टोन्स छीन रहे होते हैं। बैंडिट्स का लीडर चिल्लाता है कि चुपचाप स्पिरिट स्टोन्स दे दो, वरना आज कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। तभी याया भागती हुई आती है और उस बैंडिट लीडर को एक जोरदार किक मारती है जिससे वो पीछे गिर जाता है। याया गुस्से में कहती है कि रुक जाओ, किसी को तंग करना बुरी बात है। सू किंगयुए पीछे से आती हैं और चूयुन को ताना मारते हुए कहती हैं कि देखो, इसकी हरकतें बिल्कुल तुम्हारी तरह हैं। चूयुन कहता है कि मैं अपने जवानी के दिनों में ऐसा बिल्कुल नहीं था। सू किंगयुए हंसती हैं और कहती हैं कि तुम जवानी में इससे 100 गुना ज्यादा इम्पल्सिव थे। बैंडिट लीडर याया को देखकर हंसता है और कहता है कि ये छोटी सी बच्ची कहाँ से आ गई, जाओ जाकर दूध पियो। चूयुन आराम से खड़ा रहता है और कहता है कि याया, इन लोगों को अपनी पहली प्रैक्टिस के लिए यूज करो, ये तुम्हारे लिए अच्छे वैटस्टोन साबित होंगे। याया तुरंत अपनी माँ की सिखाई हुई बेसिक स्वॉर्ड टेक्निक और याओची हार्ट सूत्र का यूज करती है। वो अपनी केओटिक एनर्जी को गैदर करती है। बैंडिट लीडर गुस्से में याया पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, पर याया की एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि बैंडिट की स्वॉर्ड उस एनर्जी से टकराते ही मेल्ट होकर टूट जाती है। बैंडिट हैरान रह जाता है कि मेरी स्वॉर्ड को क्या हुआ। याया अपनी फास्ट मूवमेंट से उन सभी बैंडिट्स को एक एक करके जमीन पर गिरा देती है। बैंडिट्स डर के मारे भागने लगते हैं और कहते हैं कि ये छोटी सी मॉन्स्टर कहाँ से आ गई। चूयुन और सू किंगयुए ये सब देख रहे होते हैं। चूयुन कहता है कि याया अभी भी केओटिक पावर को ठीक से यूज नहीं कर पा रही है, पर इसके कॉम्बैट इंस्टिंक्ट्स बहुत अच्छे हैं। बाकी सारे बैंडिट्स जमीन पर लेटकर याया और चूयुन के आगे हाथ जोड़ते हैं और माफी मांगते हैं। याया उन्हें वार्निंग देती है और फिर वो लोग वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। सफर करते हुए वो लोग एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर पहुँचते हैं जहाँ एक बहुत बड़ा वाटरफॉल होता है। चूयुन उस वाटरफॉल को देखकर कहता है कि ये शुआनकोंग लिंगपू है। 10,000 साल पहले मैंने इसी जगह पर खड़े होकर अपनी एक स्वॉर्ड स्ट्राइक से इस पूरे वाटरफॉल को काट दिया था और अपनी सेवरिंग वाटर टेक्निक इन्वेंट की थी। ये सुनकर डोडो, जो याया की पॉकेट में बैठा होता है, वो बाहर निकलकर कहता है कि मास्टर, आप झूठ मत बोलिए। उस वक्त आपके पीछे इस वाटरफॉल का एक बहुत बड़ा वाटर मॉन्स्टर पड़ा हुआ था जो आपको पीट रहा था। आप डर के मारे यहाँ से गिरे थे और गलती से आपकी स्वॉर्ड स्ट्राइक से ये वाटरफॉल कट गया था। ये सुनकर सू किंगयुए और याया दोनों अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाती और हंसने लगती हैं। चूयुन गुस्से में डोडो को देखता है और कहता है कि डोडो, अगर तुमने एक और लफ्ज बोला तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। डोडो डर कर वापस पॉकेट में छुप जाता है और कहता है कि मैं तो बस सच बता रहा था। उसके बाद वो लोग एक खूबसूरत फूलों की वैली में आते हैं। चूयुन उन फूलों को देखकर कहता है कि ये फूल मैंने 10,000 साल पहले अपने हाथों से लगाए थे। डोडो फिर से बोल पड़ता है और कहता है कि हाँ, ये फूल मास्टर ने एक फ्लावर फेरी को इम्प्रेस करने के लिए लगाए थे, पर उस फेरी ने मास्टर को बहुत गरीब समझकर रिजेक्ट कर दिया और एक पिल किंग के साथ भाग गई। सू किंगयुए ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगती हैं। चूयुन बहुत एम्बैरेस फील करता है, पर फिर हम देखते हैं कि वो सब एक साथ चल रहे होते हैं और याया बहुत खुश होती है। वो कहती है कि ये हमारी फैमिली की पहली ट्रिप है और मैं बहुत खुश हूँ।
आखिरकार वो लोग केओस एबिस पहुंच जाते हैं। ये एक बहुत ही डार्क और खतरनाक जगह होती है जहाँ जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा होता है जिसमें से ब्लैक एनर्जी निकल रही होती है। वहाँ पहुँचते ही याया के जिस्म से अचानक केओटिक एनर्जी बाहर निकलने लगती है। याया डर जाती है और कहती है कि डैड, मेरी बॉडी की पावर बाहर निकल रही है। चूयुन उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि घबराओ मत, केओस एबिस आपकी ब्लड लाइन के साथ रेजोनेट कर रहा है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। चूयुन उन्हें लेकर उस एबिस के अंदर नीचे जाता है। वो याया को एक फ्लोटिंग रॉक पर बिठाकर उसके चारों तरफ एक शील्ड बनाता है और कहता है कि अब तुम अपनी पावर को खुद रिलीज करने की कोशिश करो और फिर उसे वापस अपने अंदर खींचो। बिल्कुल स्विमिंग की तरह जब तक तुम पानी में नहीं जाओगी तुम तैरना नहीं सीख सकती। याया आंखें बंद करती है और फोकस करती है। जैसे ही याया अपनी पावर यूज करती है, एबिस के बिल्कुल बॉटम में एक अजीब सी हलचल होती है। चूयुन की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो समझ जाता है कि एबिस के बॉटम में मौजूद वो मिस्टीरियस एंटिटी याया की प्रिमोर्डियल केओस ब्लड लाइन को सेंस करके जाग चुकी है। सू किंगयुए चूयुन से पूछती है कि ये क्या हो रहा है। चूयुन सीरियस टोन में बताता है कि याया की प्रिमोर्डियल केओस फिजिक बहुत ही स्पेशल है। मैंने 10,000 साल पहले ये बात नोटिस कर ली थी, इसीलिए मैंने कभी किसी को इसके बारे में नहीं बताया। डोडो पूछता है कि इस फिजिक में ऐसी क्या खास बात है। चूयुन बताता है कि ये फिजिक उन सभी टॉप कल्टीवेटर्स के लिए आखिरी उम्मीद है जो अपनी कल्टीवेशन के बिल्कुल एंड पॉइंट पर पहुंच चुके हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे। अगर किसी को भी याया की इस पावर के बारे में पता चल गया तो याया पूरे इमॉर्टल रेलम के सबसे बड़े और खतरनाक लोगों के बीच एक शिकार बन जाएगी जिसे हर कोई पाना चाहेगा। डोडो सीना चौड़ा करके कहता है कि फिक्र मत करो, जब तक बॉस यहाँ है कोई याया को टच नहीं कर सकता। बॉस ने कहा था कि कोई उसके एक बाल को भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तभी याया खुशी से चिल्लाती है कि डैड, मैंने कर लिया, मैं अपनी पावर को कंट्रोल कर सकती हूँ। वो हवा में फ्लोट करते हुए अपनी माँ के पास आती है। सू किंगयुए उसे गले लगा लेती है और बहुत इमोशनल हो जाती है। वो कहती है कि चाहे हमें यहाँ तक आने में कितनी भी मुश्किलें आई हो, पर ये पल सब कुछ वर्थ इट बना देता है। चूयुन भी उन्हें देखकर थोड़ा रिलैक्स फील करता है, पर अचानक आसमान का माहौल बदल जाता है। एक बहुत ही टेरिफाइंग पर्पल लाइटनिंग सीधा उनकी तरफ गिरती है। चूयुन तुरंत आगे आता है और कहता है कि संभाल कर। वो अपनी पावर से उस लाइटनिंग स्ट्राइक को ब्लॉक कर देता है। आसमान में डार्क क्लाउड्स छा जाते हैं और वहाँ पर थंडर एम्परर यानी लेडी अपीयर होता है। लेडी की ऑरा बहुत ही खतरनाक होती है। वो चूयुन को देखकर कहता है कि चूयुन, 10,000 साल पहले तुमने मुझे सिर्फ बुरी तरह से जख्मी किया था, पर आज मैं उस चोट का बदला तुम्हारी बीवी और बेटी की जान लेकर चुकाऊंगा। चूयुन अपनी स्वॉर्ड निकालता है और बिल्कुल कोल्ड टोन में कहता है कि तुम चाहो तो ट्राई करके देख लो। लेडी हवा में अपने हाथ उठाता है और अचानक उसके पीछे बहुत सारे पावरफुल एक्सपर्ट्स अपीयर हो जाते हैं। ये सब लेडी की आर्मी के लोग होते हैं। चूयुन सू किंगयुए की तरफ देखता है और कहता है कि किंगयुए, तुम याया को लेकर यहाँ से जाओ, मैं इन्हें देखता हूँ। लेडी हंसता है और कहता है कि 10,000 साल पहले तुम अपने पीक पर थे, पर आज तुम्हारे पास अपनी पावर का सिर्फ कुछ हिस्सा ही बचा है। तुम मेरा सामना कैसे करोगे? लेडी चूयुन पर एक पावरफुल लाइटनिंग अटैक करता है। चूयुन भी आगे बढ़ता है और दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। लेडी चूयुन को देखकर कहता है कि 10,000 साल पहले तुम एक अकेले इंसान थे जिसको किसी की परवाह नहीं थी। उस वक्त मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं हरा सकता था, पर आज तुम्हारे पास एक वीकनेस है, तुम्हारी फैमिली। लेडी बताता है कि उसके पीछे खड़े इन 30 से ज्यादा एक्सपर्ट्स में सबसे कमजोर भी पीक इमॉर्टल वेनरेबल लेवल का है और इनमें कुछ अर्ली इमॉर्टल एम्परर लेवल के भी हैं। मैंने 10,000 साल तक इस दिन की तैयारी की है। ये सुनकर याया डर जाती है और सू किंगयुए को टाइट पकड़ लेती है। चूयुन सू किंगयुए से कहता है कि याया का ख्याल रखना। वो आगे बढ़ता है और लेडी की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है कि लेडी, तुम 10,000 साल पहले भी बकवास करते थे और आज भी वही कर रहे हो। अगर तुम में हिम्मत है तो डायरेक्ट मुझ पर हमला करो। लेडी गुस्से में आता है और चूयुन पर अटैक करता है, पर चूयुन की स्पीड और पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो लेडी के अटैक को आसानी से ब्रेक कर देता है। लेडी हैरान रह जाता है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो कहता है कि इसकी ऑरा तो 10,000 साल पहले से भी ज्यादा डीप और स्ट्रॉन्ग है। लेडी समझ जाता है कि उसने चूयुन को अंडर एस्टिमेट किया है। वो कहता है कि मैं इसके झांसे में नहीं आऊंगा। लेडी अपनी रियल बॉडी को समन करता है और एक बहुत ही मैसिव पर्पल लाइटनिंग स्टॉर्म क्रिएट करता है। वो अपने एक्सपर्ट्स को ऑर्डर देता है कि हमला करो। चूयुन अपनी जगह पर खड़ा रहता है और एक सिंगल स्वॉर्ड वेव से लेडी के उस अटैक को काट देता है। लेडी कहता है कि तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ। अर्थात दूसरी तरफ लेडी के एक्सपर्ट सू किंगयुए और याया की तरफ बढ़ते हैं। चूयुन ने उनके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाई होती है। एक्सपर्ट्स उस शील्ड पर अटैक करने लगते हैं। याया डर के मारे जमीन पर बैठ जाती है। तभी डोडो जो छोटा सा होता है वो हवा में उड़ता है और एक मैसिव गोल्डन ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो जोर से रोर करता है और उन एक्सपर्ट्स पर हमला कर देता है। डोडो कहता है कि मेरे मास्टर की फैमिली को हाथ लगाने से पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। डोडो उन एक्सपर्ट्स को पीछे धकेलता है, पर एक्सपर्ट्स की तादाद बहुत ज्यादा होती है। वो सब मिलकर डोडो पर अपने पावरफुल अटैक्स करते हैं। एक एक्सपर्ट का स्पीयर डोडो के जिस्म को पियर्स कर देता है। डोडो दर्द से चिल्लाता है, पर वो पीछे नहीं हटता। याया रोते हुए चिल्लाती है कि डोडो को मत मारो, प्लीज रुक जाओ। डोडो बुरी तरह जख्मी होकर वापस अपने छोटे फॉर्म में आ जाता है और जमीन पर गिर जाता है। याया रोते हुए उसके पास जाती है और उसे अपने हाथों में उठा लेती है। डोडो बेहोश होता है।
चू यून ये सब देखकर बहुत गुस्से में आता है। वो अपनी स्वॉर्ड को जोर से पकड़ता है। लेडी चू यून पर एक और खतरनाक अटैक करता है, पर चू यून की स्वॉर्ड इंटेंट इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो लेडी के अटैक को पियर्स करते हुए उसकी तरफ बढ़ती है। लेडी हैरान होकर कहता है कि इसकी स्वॉर्ड इंटेंट 10,000 साल में बिल्कुल भी कमजोर नहीं हुई, बल्कि ये तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। चू यून अपनी स्वॉर्ड को हवा में उठाता है और कहता है कि लेडी मेरी तीसरी स्वॉर्ड स्ट्राइक के लिए तैयार हो जाओ। लेडी समझ जाता है कि वो डायरेक्ट फाइट में चू यून को नहीं हरा सकता। वो तुरंत एक डर्टी ट्रिक यूज करता है। वो अपनी लाइटनिंग पावर को यूज करके सू किंगयुए और याया के चारों तरफ एक लाइटनिंग केज बना देता है। लेडी चू यून को धमकी देते हुए कहता है कि चू यून अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हारी बीवी और बेटी को इसी वक्त राख में बदल दूंगा। चू यून अपनी जगह पर रुक जाता है। लेडी जोर से हंसता है और कहता है कि चू यून आखिरकार तुम्हारी वीकनेस मेरे काम आ गई। लेडी अपना डिमांड रखता है और कहता है कि मेरी शर्त बहुत सिंपल है, अपनी बेटी को मेरे हवाले कर दो। उसकी प्रिमोर्डियल केओस फिजिक मेरे बहुत काम की है। अगर तुम अपनी बेटी मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हारी बीवी को जिंदा छोड़ दूंगा और 10,000 साल पहले तुमने मेरे साथ जो किया था मैं उसे भी भुला दूंगा। ये सुनकर सू किंगयुए गुस्से में कहती हैं कि चू यून इसकी बात पर बिल्कुल यकीन मत करना। अगर हम किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं जहां कोई रास्ता ना बचे तो बस मुझ पर भरोसा रखना। चू यून सू किंगयुए की तरफ देखता है और उसे इशारा करता है। वो लेडी से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूँ। लेडी खुश होकर उस लाइटनिंग केज को हटा देता है। चू यून याया की तरफ देखता है और कहता है कि याया जाओ, उसके पास जाओ। याया रोते हुए चू यून को देखती है और कहती है कि डैड क्या आप मुझे छोड़ रहे हैं। सू किंगयुए याया को पकड़ती है और कहती है कि डैड की बात सुनो, डरना मत। याया रोते हुए लेडी की तरफ चलने लगती है। लेडी बहुत खुश होता है और कहता है कि हाँ, इसकी पावर बिल्कुल वैसी ही है जैसी मुझे चाहिए थी। वो याया को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही लेडी याया के करीब पहुंचता है, चू यून अचानक से अपनी पावर रिलीज करता है। उसकी आंखों में एक शार्प ग्लो आता है। वो कहता है कि अब तुम ट्रैप में फंस चुके हो। चू यून अपनी स्वॉर्ड जमीन में मारता है और वहाँ पर एक मैसिव फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है। ये फॉर्मेशन सीधा केओस एबिस की पावर से कनेक्टेड होता है। लेडी और उसके सारे एक्सपर्ट्स उस फॉर्मेशन के अंदर फंस जाते हैं। लेडी हैरान होकर चिल्लाता है कि ये क्या है। चू यून कहता है कि ये हुंदुन शुआंगशेंगे झेन यानी केओस ट्विन लाइफ फॉर्मेशन है। तुमने सोचा तुम मुझे हरा दोगे। चू यून अपनी स्वॉर्ड हवा में उठाता है और अपनी थर्ड स्वॉर्ड स्ट्राइक अनलीश करता है। एक बहुत ही मैसिव और टेरिफाइंग स्वॉर्ड एनर्जी हवा से गिरती है और सीधा लेडी पर लगती है। लेडी पूरी कोशिश करता है उसे ब्लॉक करने की, पर वो एनर्जी उसके डिफेंस को तोड़ते हुए उसे बुरी तरह से हिट करती है। लेडी जमीन पर गिर जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। लेडी हैरानी से चू यून को देखता है और कहता है कि तुमने अपनी असली पावर छुपा कर रखी थी। ये किसी अर्ली इमॉर्टल एम्परर लेवल की स्वॉर्ड स्ट्राइक नहीं हो सकती। चू यून कोल्ड टोन में कहता है कि तुमने मेरी बेटी को हाथ लगाने की कोशिश की, इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। लेडी गुस्से में पागल हो जाता है। वो चिल्लाता है कि एक छोटी सी औरत के लिए तुम मुझसे पंगा ले रहे हो। लेडी की पावर तेजी से ड्रेन हो रही होती है उस फॉर्मेशन की वजह से। वो कहता है कि मैं अकेला नहीं मरूंगा, मैं तुम सबको अपने साथ ले जाऊंगा। लेडी अपनी बची हुई पूरी पावर को गैदर करके एक फाइनल डेस्परेट अटैक करता है। चू यून आगे बढ़कर उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। चू यून कहता है कि एक डेस्परेट इमॉर्टल एम्परर को मारने के लिए अपनी पूरी पावर यूज करना बेवकूफी होगी। इससे केओस एबिस का सील टूट सकता है, जो मैं नहीं चाहता। फाइट के बाद याया रोते हुए डोडो को पकड़े बैठी होती है। डोडो होश में आता है और कहता है कि रोना बंद करो, मेरी स्किन बहुत थिक है, मुझे कुछ नहीं हुआ। याया खुश होकर उसे गले लगा लेती है। सू किंगयुए चू यून के पास आती हैं और कहती हैं कि शुक्रिया, तुमने हमें बचा लिया। चू यून कहता है कि तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सू किंगयुए कहती है कि मैं तो बस अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए नाटक कर रही थी। वो लोग अभी रिलैक्स कर ही रहे होते हैं कि अचानक याया के जिस्म से दोबारा बहुत ही वाइल्ड केओटिक एनर्जी इरप्ट होती है। याया की आंखें पूरी तरह से ब्लैक हो जाती हैं और वो हवा में फ्लोट करने लगती है। सू किंगयुए पैनिक करके उसकी तरफ भागती हैं, पर याया के अंदर से एक फोर्स निकलकर उन्हें पीछे धकेल देती है। याया के मुंह से कुछ अजीब और एंशिएंट वर्ड्स निकलते हैं। चू यून तुरंत समझ जाता है और कहता है कि ये पावर नेचुरली अवेकन नहीं हुई है, ये एंशिएंट केओस लैंग्वेज है। एबिस के अंदर मौजूद उस एंटिटी का कॉन्शियसनेस अभी भी जिंदा है और उसने याया की बॉडी को पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया है। अगर इस प्रोसेस को रोका नहीं गया तो याया की सोल इस हेवी पावर की वजह से एक्सप्लोड हो जाएगी। याया तेजी से उस डार्क एबिस के अंदर खींची चली जाती है। सू किंगयुए रोते हुए चिल्लाती है कि याया को बचाओ। चू यून कहता है कि मैं अंदर जा रहा हूँ, तुम बाहर रहकर याओची हार्ट सूत्र का यूज करो ताकि याया की कॉन्शियसनेस को कम्प्लीटली खत्म होने से रोका जा सके। सू किंगयुए डरकर कहती है कि तुम पागल हो गए हो। केओस एबिस के बॉटम में इतनी हेवी एनर्जी है कि वहाँ पर एक इमॉर्टल बॉडी भी सर्वाइव नहीं कर सकती। तुम्हारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा। चू यून बिना कुछ सोचे उस एबिस में डाइव कर जाता है और जाते जाते कहता है कि याया अपनी माँ की आवाज सुनती रहना और जिंदा रहना। एबिस के अंदर का माहौल बहुत ही डरावना और डेडली होता है। वहाँ की केओटिक एनर्जी इतनी डेंस होती है कि कोई भी आम कल्टीवेटर वहाँ जाते ही मर जाए। चू यून उस प्रेशर को बर्दाश्त करते हुए बिल्कुल बॉटम तक पहुँचता है। वहाँ उसे एक बहुत बड़ा और ग्लोइंग स्टोन नजर आता है। चू यून कहता है कि ये हुंदुन युआनशी यानी केओस ओरिजिन स्टोन है। ये स्टोन फोर्सफुली अपनी
पावर याया के अंदर डाल रहा है ताकि उसकी ब्लड लाइन को टाइम से पहले मैच्योर कर सके। चूयुन गुस्से में कहता है कि पीछे बैठकर कौन ये सब कंट्रोल कर रहा है। चूयुन अपनी स्वॉर्ड से उस स्टोन पर अटैक करता है, पर उस स्टोन से एक पावरफुल एनर्जी निकलकर चूयुन को पीछे धकेल देती है। चूयुन समझ जाता है कि ये ओरिजिन स्टोन सिर्फ ओरिजिनल प्रिमोर्डियल केओस ब्लड लाइन को ही रिकॉग्नाइज करता है। चूयुन की पावर बाद में कल्टीवेट की गई थी, इसीलिए ये स्टोन उसे एक इंट्रूडर समझकर रिजेक्ट कर रहा है। बाहर सू किंगयुए अपनी पूरी कोशिश कर रही होती हैं और याया को पुकार रही होती हैं कि याया तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। चूयुन को रियलाइज होता है कि वो फोर्स यूज करके इस स्टोन को नहीं रोक सकता, उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। वो डिसाइड करता है कि वो अपनी पावर की फ्रीक्वेंसी को बिल्कुल याया की प्रिमोर्डियल केओस ब्लड लाइन की फ्रीक्वेंसी से मैच करेगा। अगर इसमें थोड़ी सी भी गलती हुई तो चूयुन की सोल हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाएगी। चूयुन वहीं उस स्टोन के सामने बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद करके फोकस करता है। वो याया की ब्लड लाइन फ्रीक्वेंसी को ध्यान से सेंस करता है। उसके जिस्म की नसें फूलने लगती हैं और उसके मुंह और आंखों से खून निकलने लगता है। चूयुन उस एक्सट्रीम पेन को बर्दाश्त करते हुए कहता है कि मुझे किसी भी हालत में इसे होल्ड करना होगा। आखिरकार चूयुन उस फ्रीक्वेंसी को मैच करने में कामयाब हो जाता है। बाहर सू किंगयुए देखती हैं कि याया हवा से नीचे गिर रही है। वो भागकर याया को कैच कर लेती हैं। याया होश में आ जाती है। चूयुन भी एबिस से बाहर निकल आता है। उसकी हालत बहुत खराब होती है, पर वो ठीक होता है। सू किंगयुए रोते हुए उसे गले लगा लेती हैं और कहती हैं कि तुम ठीक तो हो। चूयुन कहता है कि सब ठीक है, क्राइसिस टल गया है, पर चूयुन का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। वो कहता है कि वो सील जो याया की पावर को हाइड कर रहा था वो अब पूरी तरह से टूट चुका है। अब हम याया की पावर को और नहीं छुपा सकते। याया उदास होकर चूयुन से कहती है कि डैड, उस बड़े स्टोन ने मुझे बताया कि किसी ने मेरी ब्लड लाइन पर एक मार्क लगाया हुआ है। मैं चाहे कहीं भी चली जाऊँ वो लोग मुझे ढूंढ लेंगे। ये सुनते ही चूयुन और सू किंगयुए पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। चूयुन को तुरंत समझ आ जाता है कि किन चांगशुआन ने याया पर जो सिन मार्क लगाया था वो असल में कोई स्लेव मार्क नहीं था, बल्कि वो एक ट्रैकिंग बीकन था जो डायरेक्टली याया की प्रिमोर्डियल केओस ब्लड लाइन से जुड़ा हुआ था। चूयुन गुस्से में कहता है कि इसका मतलब हमारा हर एक कदम, हमारी हर मूवमेंट शुरुआत से ही उसके कंट्रोल में थी। सू किंगयुए को रियलाइज होता है कि पिछले 10,000 सालों में उसने याया को बचाने के लिए जो भी किया वो सब एक मजाक था। किन चांगशुआन जब चाहता उन्हें पकड़ सकता था। याया रोते हुए अपनी माँ से माफी मांगती है और कहती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ। चूयुन उसके सिर पर हाथ रखता है और कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। चूयुन गुस्से में कहता है कि किन चांगशुआन, तुमने मेरी बेटी पर हाथ डालने की हिम्मत की है, अब तुम इस मार्क को वापस नहीं ले पाओगे। सू किंगयुए टेंशन में पूछती है कि अब हम क्या करें। सील टूट चुका है और बीकन अभी भी याया के जिस्म पर है, हम तो बिल्कुल खुलेआम उनके निशाने पर हैं। चूयुन कहता है कि हम पहले इस बीकन का मसला हल करेंगे, अब वक्त आ गया है कि शिकार और शिकारी अपनी जगह बदल लें। चूयुन अपनी पावर से याया के उस मार्क को टेम्परेरी शील्ड कर देता है ताकि किन चांगशुआन को उनकी एग्जैक्ट लोकेशन न मिल सके, पर चूयुन जानता है कि ये शील्ड ज्यादा देर तक काम नहीं करेगी। चूयुन सू किंगयुए की तरफ देखता है और कहता है कि किंगयुए, हमें अपना प्लान चेंज करना होगा, अब हम एक साथ नहीं जा सकते, हम 2 हिस्सों में बंट जाएंगे। मैं अकेले जाकर उसकी विटनेस को ढूंढूंगा जो 10,000 साल पहले उस आग वाले इंसिडेंट के वक्त जिंदा बच गया था, और तुम याया और डोडो को लेकर सू फैमिली के पास जाओगी। हमें ये सब सू फैमिली के 10,000 साल के सैक्रिफाइस से पहले करना होगा, वक्त बहुत कम है। सू किंगयुए डरकर पूछती हैं कि क्या तुम अकेले ठीक रहोगे। चूयुन कॉन्फिडेंटली कहता है कि 10,000 साल पहले मैंने अकेले ही 9 ग्रेट इमॉर्टल वेनरेबल्स को हराया था, तुम्हें क्या लगता है। सू किंगयुए उसे एक ग्लोइंग जेड स्लिप देती हैं और कहती हैं कि अगर कोई खतरा हो तो इसका यूज करना। डोडो भी कहता है कि बॉस, वापस आते हुए मेरे लिए कुछ स्पिरिट फ्रूट्स जरूर लाना। सू किंगयुए इमोशनल होकर कहती है कि बस जिंदा वापस आना। सीन शिफ्ट होता है। चूयुन एक बहुत ही डार्क और डेसोलेट जगह पर पहुंचता है। ये जगह पिछले 10,000 सालों से बिल्कुल डेड पड़ी है। चूयुन कहता है कि यही वो जगह है जहां यूमिंग लिंगफैंग यानी नीदरवर्ल्ड स्पिरिट फीनिक्स छुपा हुआ है। ये फीनिक्स 10,000 साल पहले के उस ब्लास्ट का अकेला सर्वाइवर है। इसके पास रियलिटी और नीदरवर्ल्ड के बीच ट्रैवल करने की पावर है और ये सोल्स और आग को बहुत तेजी से सेंस कर सकता है। अगर ये जिंदा है तो इसने जरूर कोई निशान छोड़ा होगा। चूयुन अपनी पावर से उसके ट्रेसेस को ढूंढने लगता है। आखिरकार उसे एक डार्क एनर्जी का ट्रेस मिल जाता है जो साउथ की तरफ जा रहा होता है। चूयुन उस ट्रेस को फॉलो करते हुए एक घने जंगल में पहुंचता है जहां एक बहुत बड़ा पत्थर का दरवाजा होता है जिस पर एंशिएंट सील्स लगे होते हैं। चूयुन उस दरवाजे के सामने खड़ा होता है और कहता है कि तुम 10,000 साल तक छुपे रहे, अब बाहर आने का वक्त आ गया है। चूयुन अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उस दरवाजे पर लगे हुए सील पर अपनी ग्लोइंग एनर्जी से एक सिंबल ड्रॉ करता है। वो कहता है कि ये मेरा तुम्हारे लिए एक पुराने दोस्त का तोहफा है। दरवाजा एक बहुत ही हेवी आवाज के साथ खुलने लगता है और अंदर से एक ब्राइट गोल्डन लाइट बाहर आती है। दरवाजा खुलते ही अंदर का नजारा सामने आता है। अंदर एक बहुत ही बड़ा और टेरिफाइंग यूमिंग लिंगफैंग यानी नेदरवर्ल्ड स्पिरिट फीनिक्स मौजूद होता है जिसकी आंखें ग्लोइंग पर्पल कलर की होती हैं। वो फीनिक्स चूयुन को देखकर एक भारी आवाज में कहता है कि चूयुन, 10,000 साल हो गए, आखिरकार तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। चूयुन आगे बढ़ता है और सीरियस टोन में कहता
है कि तुम जानते हो कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? ताई इमॉर्टल किंग का मसला। फीनिक्स कहता है कि हाँ, मैं ना सिर्फ जानता हूँ बल्कि मैंने वो सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। पिछले 10,000 सालों से मैं इस जगह पर एक कुत्ते की तरह छुपा बैठा हूँ, सिर्फ इस दिन का इंतजार कर रहा था कि कोई आकर मुझसे वो सच पूछे। फीनिक्स बताना शुरू करता है कि उस दिन जब दाव फायर आउट ऑफ कंट्रोल हुई थी तो ताई इमॉर्टल किंग वहाँ से बहुत आसानी से बचकर निकल सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनके पीछे उनकी सू फैमिली के लोग खड़े थे। ताई इमॉर्टल किंग ने अपने इमॉर्टल किंग लेवल के जिस्म को एक ढाल की तरह यूज किया और उस दाव फायर को आगे बढ़कर रोक लिया। वो लगभग कामयाब हो गए थे। दाव फायर उनके केओटिक जिस्म के अंदर पूरी तरह से डिसॉल्व होने ही वाली थी, पर ठीक उसी वक्त बैटलफील्ड के सबसे अंधेरे और छुपे हुए कोने से एक अटैक आया जिसने बिना कोई आवाज किए ताई इमॉर्टल किंग की पीठ को छलनी कर दिया। फीनिक्स कहता है कि वो यान दी यानी फ्लेम एम्परर का अटैक था। यान दी का निर्वाण डिवाइन लाइट। ताई इमॉर्टल किंग पर चुपके से हमला किया गया था और उसके बाद ही वो दाव फायर में जलकर राख हुए थे। चू युन ये सुनकर हैरान होता है और उससे सबूत मांगता है। फीनिक्स कहता है कि सबूत? मैंने अपने क्लैन की सीक्रेट टेक्निक यूज करके उस वक्त का एक एक मंजर रिकॉर्ड कर लिया था, तुम खुद देख लो। ये कहते ही फीनिक्स एक ग्लोइंग स्फीयर ऑफ लाइट चू युन के सामने करता है। चू युन उस स्फीयर को ध्यान से देखता है। उसमें दिख रहा होता है कि ताई इमॉर्टल किंग उस आग को रोक रहे होते हैं और तभी पीछे से एक खतरनाक अटैक उन्हें लगता है। चू युन पूछता है कि यान दी ने ऐसा क्यों किया? फीनिक्स बताता है कि क्योंकि ताई इमॉर्टल किंग को पता चल गया था कि यान दी के पास एक बहुत ही मिस्टीरियस स्ट्रेटेजिस्ट है जो हर चीज को बिल्कुल परफेक्टली कैलकुलेट करता है, और वो स्ट्रेटेजिस्ट कोई और नहीं बल्कि ताई इमॉर्टल किंग के ही क्लैन का एक गद्दार था, एक ऐसा इंसान जिसका सरनेम चिन था। ये सुनते ही चू युन की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो तुरंत समझ जाता है और कहता है कि चिन सांगशुआन। तो ये बात है, अब सब कुछ आपस में जुड़ रहा है। तभी चू युन के हाथ में मौजूद एक ग्लोइंग जेड स्टोन चमकने लगता है। उसमें से सू चिंगयुए की घबराई हुई आवाज आती है। वो कहती है कि चू युन, सू फैमिली पर मुसीबत आ गई है। मेरे फादर 10,000 ईयर सैक्रिफाइस इवेंट की तरफ जा रहे थे जब रास्ते में उन पर एक बहुत बड़ा एम्बुश हुआ और हमला करने वालों ने यान दी की लीनिएज की फॉरबिडन टेक्निक्स यूज की हैं। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि सू फैमिली के लोगों पर बहुत सारे ब्लैक क्लोक्स पहने हुए अटैकर्स ने हमला कर दिया है। चारों तरफ तबाही मची हुई है और आग लगी हुई है। सू फैमिली का हेड सू वानझेंग बुरी तरह से जख्मी हालत में जमीन पर गिरा होता है। उसके मुंह से खून निकालना रहा होता है। वो अपने बचे हुए लोगों से कहता है कि तुम लोग जल्दी यहाँ से भाग जाओ, मैं इनका सामना करूंगा। पर अटैकर्स और आगे बढ़ते हैं। सू वानझेंग कहता है कि बकवास बंद करो। मेरी सू वानझेंग की डिक्शनरी में अपने लोगों को छोड़कर भागने का कोई लफ्ज नहीं है। एक अटैकर हवा में उड़ते हुए सू वानझेंग पर एक डेडली अटैक करने के लिए आता है। सू वानझेंग अपनी आंखें बंद कर लेता है, पर ठीक उसी वक्त सू चिंगयुए और याया वहाँ पहुँच जाते हैं। सू चिंगयुए अपनी स्वॉर्ड से उस अटैक को ब्लॉक कर देती है और सू वानझेंग को बचा लेती है। सू वानझेंग हैरानी से सू चिंगयुए को देखता है और कहता है कि चिंगयुए, तुम यहाँ कैसे आ गई? ये क्या बेवकूफी है? सू चिंगयुए कहती है कि मैं आपको बचाने आई हूँ। तभी याया कहती है कि सब लोग पीछे हट जाओ। याया के साथ डोडो भी होता है। डोडो हवा में उड़ता है और अपने गोल्डन ड्रैगन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर उन अटैकर्स पर टूट पड़ता है। वो अपनी टेल और क्लॉज से उन अटैकर्स को बुरी तरह पीटता है और उन्हें हवा में उड़ा देता है। याया भी अपनी स्वॉर्ड से फाइट करती है। अचानक आसमान से एक और खतरनाक ऑरा फील होती है। एक आदमी जो पूरी तरह से आग में लिपटा होता है और उसने एक डरावना मास्क पहना होता है, वो वहाँ लैंड करता है। वो कहता है कि लॉर्ड चिन सांगशुआन के ऑर्डर पर मैं यान गार्ड्स का लीडर सू फैमिली के हेड की जान लेने आया हूँ। ये कहते ही वो लीडर एक बहुत ही पावरफुल फायरी अटैक सू वानझेंग पर लॉन्च करता है। सू चिंगयुए आगे बढ़कर उस अटैक को रोकने की कोशिश करती है, पर वो अटैक इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि सू चिंगयुए पीछे की तरफ गिर जाती है। वो लीडर अपनी स्वॉर्ड निकालता है और हंसते हुए कहता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया। वो एक फाइनल स्ट्राइक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर अचानक से एक बहुत ही मैसिव और ब्लाइंडिंग स्वॉर्ड स्ट्राइक हवा से आती है और उस लीडर के अटैक को ब्लॉक कर देती है। चू युन वहाँ एक बहुत ही बैडेस्ट एंट्री मारता है। सू चिंगयुए चू युन को देखकर कहती है कि तुम लेट हो गए। चू युन बिल्कुल कोल्ड टोन में कहता है कि बकवास कम करो। चू युन उस लीडर की तरफ देखता है और कहता है कि लेट स्टेज इमॉर्टल एम्परर पीक चिन सांगशुआन ने तुम जैसा कचरा यहाँ भेजा है। वो लीडर कहता है कि तो तुम हो चू युन। चू युन अपनी स्वॉर्ड उठाता है और कहता है कि पहली मूव। चू युन एक बहुत ही खतरनाक अटैक करता है जिससे आसमान से एक मैसिव पिलर उस लीडर पर गिरता है और उसे पीछे धकेल देता है। चू युन तुरंत टेलीपोर्ट होकर उस लीडर के पीछे पहुंचता है और अपनी स्वॉर्ड उसके गले पर रखकर कहता है कि दूसरी मूव। फिर चू युन एक फाइनल स्ट्राइक करता है और कहता है कि तीसरी मूव। उस लीडर का जिस्म बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। सू वानझेंग हैरानी से सू चिंगयुए को देखता है और कहता है कि चिंगयुए, तुम तो 10,000 साल पहले गायब हो गई थी ना। चू युन आगे आता है और अपने हाथ में मौजूद वो ग्लोइंग स्फीयर ऑफ लाइट सू वानझेंग को दिखाता है। चू युन कहता है कि सू फैमिली के हेड, आपको 10,000 साल पहले का सच देखना चाहिए। उस स्फीयर में से वो रिकॉर्डिंग होती है जहाँ ताई इमॉर्टल किंग आग को रोक रहे होते हैं और यान दी
उन पर चुपके से हमला करता है। ये मंजर देखकर सु वानजिंग पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है कि एंसेस्टर। सु वानजिंग रोते हुए चू युन के सामने घुटनों पर बैठ जाता है और अपने हाथ जोड़कर कहता है कि चू युन, इस बूढ़े ने तुम्हें गलत समझा। ताई एंसेस्टर को तुमने नहीं मारा था, बल्कि तुमने तो 10,000 साल बाद उनकी बेगुनाही साबित की और मेरी सु कामना के लिए ये सच ढूंढ कर लाए। हमारी सु फैमिली तुम्हारी कर्जदार है और मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। चू युन आगे बढ़कर सु वानजिंग को उठाता है और कहता है कि सीनियर, आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। मैंने सिर्फ वही किया जो मुझे करना चाहिए था। फिर चू युन याया की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि सीनियर सु, आपकी ये परपोती, यही सु फैमिली की असली बैकबोन है। तभी जमीन पर पड़ा हुआ वो लीडर जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है कि हाँ, तुम लोगों को लगता है कि सच पता चलने से तुम लोग जीत गए। तुम लोग बहुत लेट हो चुके हो। मेरे मास्टर ने पहले ही इस दिन का अंदाजा लगा लिया था। अगर वो छोटी बच्ची हमारे पास नहीं भी है तो भी यान दी का सील आधा खुल चुका है। ये सुनकर चू युन अपनी स्वॉर्ड से उस लीडर को मार देता है और कहता है कि 3 दिन बाद याओची होली लैंड तुम सबकी कब्र बनेगा। सु चिंग्युए टेंशन में कहती है कि याओची होली लैंड, इसका मतलब चिन सांगशुआन का फाइनल प्लान शुरू हो चुका है। हमारे पास सिर्फ 3 दिन है। सु वानजिंग अपनी स्वॉर्ड उठाता है और कहता है कि चू युन, चिंग्युए, भले ही ये बूढ़ा अब उम्र में बड़ा हो गया है, पर सु फैमिली की स्वॉर्ड अभी भी तेज है। 3 दिन के अंदर हमें हर हाल में याओची होली लैंड पहुंचना होगा और यान दी के सील को खुलने से रोकना होगा। सु चिंग्युए याया को गले लगाती है और कहती है कि चिन सांगशुआन, 3 दिन बाद हम इस सब का फैसला करेंगे। सु वानजिंग आग बबूला होता है और कहता है कि चिन सांगशुआन की इतनी हिम्मत। हमारी सु फैमिली ने 10,000 साल तक एक ऐसे कुत्ते को पाल कर रखा। चू युन सबको समझाता है कि 3 दिन बाद वो याओची होली लैंड में अनसीलिंग सेरेमनी करेगा। अगर यान दी का सील आधा भी खुल गया तो वो अकेले ही पूरे इमॉर्टल रेलम को तबाह करने के लिए काफी होगा। सु वानजिंग कहता है कि चिन सांगशुआन ने हमारे एंसेस्टर को मारा है। ये दुश्मनी कभी खत्म नहीं हो सकती। सु फैमिली के जितने लोग लड़ सकते हैं, मेरी कमांड सुनो। पूरी सु फैमिली चू युन के साथ मिलकर याओची पर हमला करेगी। सु फैमिली की आर्मी अपनी स्वॉर्ड्स हवा में उठाती है और जोर से कहती है कि याओची पर हमला करो। खून का बदला खून से लेंगे, ताई इमॉर्टल किंग का बदला लेंगे। चू युन आगे आता है और आर्मी से कहता है कि सीनियर्स, इस बैटल का टारगेट सिर्फ चिन सांगशुआन और यान दी की बची हुई फोर्सेस हैं। याओची होली लैंड के अंदर हर कोई चिन सांगशुआन का साथी नहीं है। वहाँ पर कुछ ऐसे एल्डर्स और इनोसेंट डिसिपल्स भी हैं जिन्हें धोखा दिया गया है। वो हमारे दुश्मन नहीं है। सु वानजिंग कहता है कि चू युन, इस वक्त हम बेगुनाहों की परवाह कैसे कर सकते हैं। तभी सु फैमिली का एक और एल्डर आगे आता है और कहता है कि 10,000 साल पहले इसने अकेले ही 9 ग्रेट इमॉर्टल वेनरेबल्स को हराया था। इसकी स्वॉर्ड को कोई रोक नहीं सकता था और 10,000 साल बाद भी इसके दिल में आम लोगों के लिए रहम बाकी है। हम वही करेंगे जो चू युन कहेगा। सु चिंग्युए ये सब सुनकर चू युन को देखती है और अपने मन में सोचती है कि ये इंसान हमेशा से ऐसा ही है। तभी डोडो चू युन के कंधे पर आता है और कहता है कि मास्टर, भले ही डोडो 100 झांग बड़ा नहीं हो सकता, पर 50 झांग बड़ा होने में कोई मसला नहीं है। आप बस याया को प्रोटेक्ट करने पर फोकस करें। याया सीना चौड़ा करके कहती है कि बिल्कुल, छोटी मास्टर ही तो डोडो की जान है। सीन शिफ्ट होता है रात के वक्त पर। सु चिंग्युए चू युन के पास आती है और पूछती है कि चू युन, अगर मेरा मतलब है, अगर इस फाइट के बाद सब ठीक रहा तो तुम क्या करना चाहते हो। चू युन आराम से जवाब देता है कि मैं स्पिरिट रेडिशेस उगाऊंगा। सु चिंग्युए हंसती है और कहती है कि तुम अभी भी वैसे ही हो, कोई एम्बिशन नहीं। तुम बताओ तुम क्या करोगी। चू युन कहता है कि मैं याया को लेकर पूरे इमॉर्टल रेलम घूमूंगा। वो जब से पैदा हुई है उसने बाहर की दुनिया नहीं देखी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि याया एक कमरे में अपनी स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रही होती है। चू युन वहाँ आता है और उससे कहता है कि याया, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनने की इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। याया अपनी स्वॉर्ड रोकती है और कहती है कि डैड, मैं जल्दबाजी नहीं कर रही, मैं बस ये नहीं चाहती कि आप और मॉम मुझे बचाने के चक्कर में दोबारा जख्मी हो जाएं। चू युन ये सुनकर थोड़ा इमोशनल होता है। वो अपने पास से एक ग्लोइंग ग्रीन कलर की स्वॉर्ड निकालता है और याया को देता है।